सबने अपनी गर्दनें उचकाईं। वो देखना चाहते थे कि क्या चू लिन नाम के इस लेजेंडरी फिगर ने सच में 11 दिन बिताए हैं। क्या उसने सिर्फ लंबा समय बिताया है या नीचे टियानक्वन के सारे सोर्सेस को अब्जॉर्ब कर लिया है। लहरों के कॉलम एक के बाद एक ऊपर उठ रहे थे और आखिरकार किसी को कुछ अजीब लगा। मोमेंटम बहुत ज्यादा अमेजिंग था और इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। ये लहर रिटर्न टू शुआनजिंग फिफ्थ डिजास्टर केंजेनजी है। चू लिन रॉबरी पार कर रहा है। टियानक्वन लेक के ऊपर डाओबिन और यिन कोंगहाई दोनों के चेहरे अजीब लग रहे थे। अपने रेल्म के साथ वो नेचुरली नीचे की सिचुएशन को महसूस कर सकते थे। इस लड़के ने सच में टियानक्वान लेक के बॉटम से सारे सोर्स मटेरियल्स को अब्जॉर्ब कर लिया। डाओबिन का चेहरा हल्का सा सरप्राइज लगा और उसने कहा, और उसने सिर्फ 11 दिन लिए, ये शिंघे से भी कम। यिन कोंगहाई ने अपनी दाढ़ी सहलाई और उसका चेहरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये शिंघे पूरे टियन वुजोंग में एक लेजेंड था। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स से लेकर पैलेस मास्टर्स तक कोई भी दिल से किसी और की इतनी तारीफ नहीं करता था। लेकिन उनके पैलेस के एक नए डिसाइपल ने टियानक्वान लेक में उसे पीछे छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि इस लड़के ने कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये टियानक्वान के सोर्स मटेरियल को अब्जॉर्ब करने की उसकी एबिलिटी दिखाने के लिए काफी है। तुमने इस बार सही इंसान को चुना है। डाओबिन हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आवाज में एक एंथ्यूजियाज्म था। वो लोग बहुत लंबे समय से शांत थे और आखिरकार इस साल उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। इतना एक्साइटेड मत हो, ये सिर्फ टियानक्वान लेक में सोक करने का समय है। इससे बहुत कुछ साबित नहीं होता। लेकिन कुछ भी कमेंट करने से पहले उसे माइशे जुए को समझना होगा, यिन कोंगहाई ने गहरी आवाज में कहा। फोर स्पिरिट फॉर्मूला की मदद के बिना चाहे चू लिन कितनी भी कड़ी प्रैक्टिस कर ले, वो दूसरे पैलेसेस के डिसाइपल्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। डाओबिन ने सिर हिलाया और थोड़ी शांति के बाद कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आज चू लिन की रेपुटेशन थोड़ी हाई है। एक बार वो मिशन जू को समझने के स्टेप पर अटक गया तो सारी गॉसिप के साथ उस पर बहुत भारी प्रेशर आ जाएगा। पहले देखो, वुमीगोंग नियानबी में अभी भी 3 महीने से ज्यादा का समय बाकी है। अभी वे यून और उसके 4 लोग मिशन जू को समझने के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर चू लिन ये क्वालिफिकेशन पाना चाहता है तो उसे पहले उनसे आगे निकलना होगा। यिन कोंगहाई ने एक फीकी स्माइल दी और हल्के से सिर हिलाया। आज से चारों पैलेसेस चू लिन के नाम पर ध्यान देंगे, खासकर चू लिन को लगातार ये सिंघे से कंपेयर किया जाएगा। इस तरह चू लिन का प्रेशर और भी बढ़ जाएगा। ये प्रेशर चू लिन के सामने एक बड़े पहाड़ की तरह था। अगर चू लिन इसे पार नहीं कर पाया तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। चू लिन के लिए ये अच्छा था या बुरा, ये बात यिन कोंगहाई भी नहीं जानता था। उसे पता था कि चू लिन का पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन जिन लोगों को वो पीछे छोड़ना चाहता था वो ऐसे खतरनाक लोग थे जिन्होंने पूरे कैंगलन वर्ल्ड में हलचल मचा दी थी। डाओबिन और यिन कोंगहाई की बातचीत के बीच ही स्प्रिंग लेक के ऊपर आसमान में लहरें और भी साफ होने लगीं। वायलेंट स्प्रिंग की हवा ऊपर उठ रही थी और पास खड़े डिसाइपल्स भी इसे साफ महसूस कर सकते थे। रिटर्न टू शुआनजिंग के डिजास्टर को लेकर सबके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे पहचान लिया। फिर वो सब डर गए। चू लिन ने सच में टियानक्वान के सोर्स को अब्जॉर्ब कर लिया था और अभी भी डिजास्टर को ब्रेक थ्रू कर रहा था। 4 बायोग्राफीज वाले प्लेटफॉर्म पर उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मियाओ ही ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ये सच है कि उसके पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन डिजास्टर के बाद भी वो सिर्फ 5th टाइम के लिए रिटर्न टू शुआनजिंग में ही रहेगा। 4 बायोग्राफीज में से एक होने के नाते मियाओ ही की स्ट्रेंथ रिटर्न टू शुआनजिंग की 7th रॉबरी थी। इसके साथ ही उसके पास कई तरह की पावरफुल मैजिकल पावर्स थीं। हालांकि छू लिन ने गाओ ले को हरा दिया था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक मजाक था। 4 बायोग्राफीज को ऑर्डिनरी डिसाइपल्स के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता था। बूम! टियानक्वन लेक के पानी से बना एक वाटर कॉलम अचानक पानी की सतह को चीरता हुआ बाहर निकला और अपने साथ तेज लहरें ले आया। बूम और बूम! वाटर कॉलम आसमान से ऐसे फूटा जैसे किसी डोमिनो को धक्का दे दिया हो। झील हल्की हल्की कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे झील में और भी ज्यादा पावर आ गई है। उस कांपती हुई फोर्स ने झील को हिलाकर रख दिया, जो किसी सुनामी जैसी लग रही थी। जीन एनर्जी की मैनिक फ्लक्चुएशन ने भी ये साफ कर दिया था कि नीचे मौजूद इंसान सच में डिजास्टर पार कर रहा था। मुझे नहीं पता कि ये लड़का रिटर्न टू शुआनजिंग की 5th रॉबरी में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। अगर वो फेल हो गया तो बड़ा मजा आएगा। सबकी नजरें झील के चारों तरफ घूम रही थीं। रिटर्न टू शुआनजिंग के डिजास्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता था। झील के नीचे के भारी प्रेशर में किसी को नहीं पता था कि चू लिन इस डिजास्टर से बच पाएगा या नहीं। जब झील की सतह जोर से वाइब्रेट हुई तो वहां अचानक एक पैसेज बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा छू लिन के झील के बॉटम में जाते समय बना था। वो बाहर आ रहा है। दूर एटेक पर खड़ी जाओ मेंग्यू की नजरें एकदम टिक गईं। दूसरी तरफ जाओ मेंगडी बहुत एंशियस थी। वो बस हवा में तैरते हुए दूर तक देखने के लिए बेताब थी। उसकी पलकें झपक भी नहीं रही थीं। शुआ! जाओ मेंग्यू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झील के बॉटम से एक व्हाइट गोल्ड लाइट निकली और सीधे आसमान में चली गई। बूम! जब वो व्हाइट गोल्ड लाइट झील से बाहर चमकी तो चारों तरफ एक डरावनी ब्रेथ फैल गई। सबकी नजरें उस प्लैटिनम लाइट पर टिकी थीं।
उस प्लैटिनम लाइट में से एक आवाज आ रही थी जो आसमान की तरफ दहाड़ रही थी। उस आवाज के साथ स्प्रिंग की ब्रेथ दूर दूर तक फैल गई। वो प्लैटिनम लाइट हल्की सी बिखरी हुई थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज एक गोल्डन लाइट का टच था। हालांकि वो बहुत हल्की थी, फिर भी उसे साफ देखा जा सकता था। ये स्पिरिट की ब्रेथ है। मियाओ ही और बाकी सबने पीछे मुड़कर देखा। जब वो रिटर्न टू श्वानजिंग की 7th रॉबरी में प्रमोट हुए थे तो उनकी जेनेटिक एनर्जी ने भी स्पिरिट की पावर को जन्म दिया था। इसलिए वो इस फ्लक्चुएशन को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। उन्हें जिस बात का डर था वो ये था कि चू लिन की स्पिरिट ब्रेथ उनकी ब्रेथ से कहीं ज्यादा बेहतर थी। उसने सच में टियानक्वान के सोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। एटिक पर खड़ी जाओ मेंग्यू ने अपने हाथों को हल्के से भींचा। अपनी बाहों में ब्लू सॉर्ड पकड़े हुए उसने धीरे से बुदबुदाया। अब सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। चू लिन के रिटर्न टू श्वानजिंग की 5th रॉबरी के लेवल के साथ गॉड्स और स्पिरिट्स की पावर को हासिल करना इम्पॉसिबल था। ये पक्का भारी मात्रा में हेवन के स्प्रिंग्स को एब्जॉर्ब करने का ही नतीजा था। जाओ मेंगडी ने अपने लाल होंठ दबाए और उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा शर्मा गया। उसने सोचा था कि वो एरोगेंट इंसान बेवकूफ है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो यहां सिर्फ आधे महीने के लिए आया है और उसने पूरे टियनवुज़ोंग में सनसनी मचा दी। इस तरह क्या वो सिर्फ एक बेवकूफ नहीं है? इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? ये सिर्फ टियानक्वान लेक है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मिशन जू को प्रैक्टिस करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी। जाओ मेंगडी ने मुंह फुलाया और गुस्से से कहा, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। छू लिन के लिए उसकी नफरत भी काफी कम हो गई थी। वो सच में एक मिरेकल मेकर था। चलो चलते हैं। वूमी गोंग ने सच में एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अगर तुम माइशे जुए के सीक्रेट को समझना चाहते हो तो सिर्फ इसके भरोसे रहना काफी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो उस समय सच में सक्सीड हो पाएगा। मैं भी देखना चाहती हूं कि सबसे पावरफुल मिशन जू आखिर कितना भयानक है। जाओ मेंग्यू ने अपनी ब्लैक स्कर्ट को हल्के से घुमाया। वो एक ब्लैक नियॉन लाइट में बदल गई और दूर आसमान में उड़ गई। जाओ मेंगडी भी उसके पीछे पीछे रेड लाइट में बदलकर निकल गई। जाओ मेंगडी की बहन के जाने के बाद छू लिन को शायद इसका एहसास हो गया था। उसने अपना सिर घुमाकर उस दिशा में देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बार लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया था। कोई बात नहीं, फ्यूचर में टियनवुज़ोंग की लाइफ और भी अबंडेंट होने वाली थी। मिशन जू उसे चैलेंज करना ही होगा। चू लिन के नीचे उतरने के बाद जमीन पर बहुत देर से इंतजार कर रहे जुआंगहोंग ने तुरंत उसका वेलकम किया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। रॉबरी सक्सेसफुली पार करने के लिए ब्रदर चू लिन को बहुत बहुत बधाई। ये सुनकर छू लिन हल्का सा हंसा, फिर उसकी नजरें चारों तरफ घूमी और वो थोड़ा हैरान रह गया। उसे जियुए कहीं दिखाई नहीं दी। और जियुए कहाँ है? सिस्टर जियुए 2 दिन पहले शाम को ही चली गई थी और उन्होंने मुझे ये आपको देने के लिए कहा था। जुआंगहोंग ने बेबसी से आह भरी। जियुए के लिए जुआंगहोंग का डर और रिस्पेक्ट चू लिन से कम नहीं था। चू लिन के साथ इस कदम तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। चू लिन ने वो डिस्क के आकार का मेटल ऑब्जेक्ट ले लिया जो साफ तौर पर एक टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन था। टियनवुज़ोंग जैसी इंटरस्टेलर फोर्सेज में ऐसे टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का मिलना कोई हैरानी की बात नहीं थी। चू लिन को उसमें जियुए की हल्की सी रेजिडुअल खुशबू महसूस हो रही थी। उस डिस्क से एक धुंधली 3D शैडो निकली। वो शैडो जियुए की थी। छू लिन, मैं पहले निकल रही हूं। टियनवुज़ोंग के मार्शल आर्ट्स मेरे लिए उतने वैल्यूबल नहीं हैं। ब्लड स्टार कॉम्पिटिशन में जाने से पहले मुझे एक होली लैंड मिला था जहां मेरे पर्पल कोर क्लैन के रेलिक्स मौजूद हैं। अभी मेरी स्ट्रेंथ वहां जाने के लिए बिल्कुल सही है। चिंता मत करना, वहां कोई खतरा नहीं होगा। जियुए के चेहरे पर एक जानलेवा इरादा झलक रहा था। छू लिन ने धीरे से आ भरी। जियुए पहले एक मर्सनरी रह चुकी थी और पक्का उसके कई एहसान और दुश्मनियां रही होंगी। उसे डर था कि कहीं पुराने दुश्मनों के खून न बहने लगें। अब जब तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है तो मेरे काम खत्म करने का इंतजार मत करना। प्यार और नफरत करने की हिम्मत रखने वाली ये औरत हमेशा छू लिन के आसपास एक्टिव रही थी। छू लिन जानता था कि वो एक दूसरे के बहुत बड़े कर्जदार हैं और वो बस इतना ही कर सकता था कि वो जो भी हासिल करे उसका कुछ हिस्सा उसे दे दे। अनजाने में ही दोनों के बीच की फीलिंग्स गहरी होती जा रही थीं। ये कॉमरेड्स इन आर्म्स वाली फीलिंग्स थीं। ये भले ही प्यार जितनी मीठी ना हो, लेकिन ये किसी भी चीज से ज्यादा इंसेपरेबल थीं। छू लिन का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। जियुए और उसे दोनों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की जरूरत थी। चूंकि जियुए खुद को इंप्रूव करने का रास्ता ढूंढ रही थी, इसलिए उसे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अब उसे सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना था, और वो था लेजेंडरी और बेहद मुश्किल मिशन जू को चैलेंज करना। अच्छे मूड में होने के कारण छू लिन हल्का सा हंसा। फिर अचानक उसे अपने ऊपर एक ऑप्रेसिव नजर महसूस हुई। छू लिन ने अपनी भौहें चढ़ाईं और उस दिशा में देखा। वहां ग्रे और काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसने अपने हाथ बांध रखे थे और उसका चेहरा एकदम ठंडा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से एक डिप्रेसिंग मोमेंटम बाहर आ रहा था। उस आदमी के पीछे छू लिन ने गाओ ले को देखा, जिसके चेहरे पर एक मुश्किल भाव था। उसकी आंखें हल्की सी चमकी और फिर उसने कुछ अंदाजा लगा लिया। ब्रदर चू लिन, इस बार आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वूमी पैलेस की चारों प्रोबायोग्राफीज अपनी क्लोजिंग के दौरान डिस्टर्ब हो गई थीं।
उस इंसान का नाम मियाओ हे है। वो चारों प्रो बायोग्राफीज में से एक है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव भी है। गाओ ले उसका छोटा भाई है। थोड़ा बचकर रहना। जुआंग होंग ने फिक्र से भरे हुए उसके कान में फुसफुसाया। वो और बाकी लोग सिर्फ नए डिसाइपल्स थे, जबकि सामने वाला 4 पर्सनल बायोग्राफीज में से एक था। आखिर में ये चिंता की ही बात थी। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। वूमी पैलेस में भी छोटे छोटे ग्रुप्स और गुट बने हुए थे। हालांकि जो कोटा गांव ले का होना चाहिए था वो उसने खुद छीन लिया था। जहां लोग होंगे वहां कंपटीशन होना कोई अजीब बात नहीं थी। छू लिन ने अपने दिमाग में सोचा और बाकी 3 दिशाओं की तरफ देखा। वहां 3 और प्रो बायोग्राफीज भी मौजूद थीं। छू लिन को उनसे भी भारी प्रेशर महसूस हो रहा था, जो मियाओ ही से किसी भी एंगल से कम नहीं था। उसकी जजमेंट के हिसाब से ये चारों लोग श्वांजिंग रेल में 7th रॉबरी के मास्टर्स थे। वूमी पैलेस के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स कहलाने के लायक हैं। छू लिन ने अपने मन में आह भरी। हालांकि वूमी पैलेस पूरे टियन वुजोंग में नीचे से दूसरे नंबर पर था, फिर भी उसकी डिटेल्स और गहराई खराब नहीं थी। शुआ हवा चीरते हुए डोबिन और यिन कोंगहाई सीधे उस प्लेटफॉर्म पर उतरे जहां छू लिन खड़ा था। सबने ये देखा और तुरंत उन्हें सल्यूट किया। चारों प्रो बायोग्राफीज भी कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने अपने एरोगेंस को दबा लिया। छू लिन, गुड जॉब। डोबिन ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और फिर अपनी आंखों में एक स्माइल लिए छू लिन को देखा। वो छू लिन की परफॉर्मेंस से बहुत सैटिस्फाइड था। तुम्हारी करंट अचीवमेंट्स के साथ, हालांकि तुम पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास कोर डिसाइपल्स में प्रमोट होने की क्वालिफिकेशन आ चुकी है। हुआ। डाओबिन के ये कहते ही पूरा प्लेटफॉर्म हैरानी से भर गया और सबकी जेलस नजरें चू लिन की तरफ घूमने लगीं। वूमी पैलेस में डिसाइपल्स के 4 लेवल्स थे: रजिस्टर्ड, इनर डोर, प्रो बायोग्राफीज और उनमें से सबसे आउटस्टैंडिंग कोर डिसाइपल्स। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक कोर डिसाइपल की आइडेंटिटी कितनी शानदार होती है। और तो और, सिर्फ कोर डिसाइपल्स ही मिशन जू को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड थे। वूमी पैलेस के कई डिसाइपल्स ने कोर डिसाइपल्स बनने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन चू लिन ने अभी अभी वूमी पैलेस ज्वाइन किया था और वो कोर डिसाइपल बन गया था। ये सच में जेलस करने वाला था। हालांकि भले ही वो जल रहे थे, लेकिन वो ये भी समझते थे कि चू लिन की एबिलिटी के पास सच में वो क्वालिफिकेशन थी। छू लिन भी डाओबिन की बातें सुनकर हैरान रह गया और फिर वो खुशी से झूम उठा। अब वो मायशे जुए के और करीब पहुंच गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छू लिन ने बस अपना मुंह खोला ही था कि उसके पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। 1 मिनट रुकिए। शुआ। लोगों की नजरें घूम गईं। ग्रे और काले कपड़े पहने मियाओ ही ने अपने दांत पीस रखे थे और वो विगरस जीन एनर्जी से भरा हुआ था। बाकी 3 ग्रुप्स में, हालांकि तीनों प्रो बायोग्राफी जोर से नहीं चिल्लाए, लेकिन वो भी डाउट से भरे हुए थे। शुरुआत में कोर पोजीशन तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन चू लिन बस आते ही इस स्टेज तक पहुंच गया था। भले ही चू लिन के पास ब्लडी कंपटीशन के चैंपियन का एक बहुत प्रोमिनेंट टाइटल था, लेकिन उनकी नज़र में ये काफी नहीं था। जुआंग होंग और चारों लोगों ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और थोड़ी एंग्जाइटी के साथ चू लिन की तरफ देखा। उन्हें छू लिन के फैक्शन का हिस्सा माना जाता था। नेचुरली वो उम्मीद करते थे कि चू लिन का स्टेटस बढ़ता ही जाए, लेकिन मियाओ हे की रुकावट ने उन्हें बेबस कर दिया था। वूमी पैलेस में सामने वाले की स्ट्रेंथ और रेपुटेशन चू लिन से बहुत ज्यादा थी, लेकिन जुआंग होंग और बाकी लोगों की नजरों के बीच चू लिन ने पहले ही अपनी नजरें झुका ली थीं और उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। चू लिन को फॉलो करने से लेकर अब तक वो हमेशा अलग अलग प्रॉब्लम्स को बड़ी शांति से हैंडल करने और उन्हें एक ही बार में सॉल्व करने में कामयाब रहा था। डोबिन और यिन कोंगहाई ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। मियाओ ही, तुम क्या कहना चाहते हो? डाओबिन ने हल्के से पूछा। मार्शल अंकल डाओबिन, कोर डिसाइपल खुद से चुने गए डिसाइपल्स में सबसे एलीट होता है और पूरे वूमी पैलेस के लिए एक एग्जाम्पल भी होता है। इसके लिए स्ट्रेंथ, पोटेंशियल और क्वालिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। हालांकि जूनियर ब्रदर चू लिन के पास थोड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी उसका कोर डिसाइपल बनना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होगी। मियाओ ही की आवाज रिस्पेक्टफुल थी, उसमें ना ही कोई घमंड था और ना ही वो दब रहा था। ऑर्डिनरी डिसाइपल्स डाओबिन और यिन कोंगहाई को पैलेस मास्टर्स बुलाते थे, लेकिन मियाओ ही जैसे कोर डिसाइपल्स उन्हें मार्शल अंकल कहकर बुलाते थे। इससे साफ पता चलता था कि कोर डिसाइपल्स का स्टेटस कितना इंपॉर्टेंट था। मियाओ ही के कहने का साफ मतलब था कि वो 4 बायोग्राफीज को इतनी आसानी से 5 में नहीं बदलने देना चाहता था। डाओबिन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। मियाओ ही, हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है। अगर तुम हमेशा पुरानी बातों और पुराने रूल्स पर ही अड़े रहोगे तो वूमी पैलेस हमेशा चारों पैलेसेस में सबसे नीचे ही रहेगा। एक्सेप्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियाओ ही ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और चू लिन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला, लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जूनियर ब्रदर चू लिन इस एक्सेप्शन को पाने के क्वालिफाइड हैं भी या नहीं। उसके ये कहते ही वूमी पैलेस के सारे डिसाइपल्स ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मियाओ हे ने चू लिन के मामले में टांग अड़ाने की पूरी ठान ली थी। जुआंग होंग और बाकी लोगों की आंखों में गुस्सा भर गया। कोई ऐसे कैसे किसी के फ्यूचर में रुकावट बन सकता था? हालांकि वो अंदर से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि यहां कोई और कुछ नहीं बोल रहा है। ये स्टार सेक्ट और टियन वुजोंग था।
वो अपनी मर्जी से बीच में नहीं बोल सकते थे। जुआंग और उसके तीनों साथियों ने घबराकर चू लिन की तरफ देखा। चू लिन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। फिर सबकी नजरों के सामने उसने सीधे मियाओ हे की आंखों में देखा और उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। चू लिन को सीधे अपनी आंखों में देखते हुए पाकर मियाओ हे ने नाक भौं सिकोड़ी। उसने अपने हाथ बांध लिए और सीधे देखने लगा। रिटर्न टू श्वानजिंग की 7th रॉबरी की स्ट्रेंथ के साथ वो चू लिन के सामने पूरे घमंड में खड़ा था। सीनियर ब्रदर मियाओ ही, मुझे नहीं पता कि आप किस क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूं? चू लिन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा। हमें कन्विंस करना होगा और इसके लिए पावर चाहिए, मियाओ हे ने आराम से कहा। चू लिन ने तेज आवाज में कहा, मैं वूमी पैलेस में ज्यादा दिन से नहीं हूं। मेरे सीनियर ब्रदर्स मेरे लिए बिल्कुल अनजान हैं। ऐसे में किसी को कन्विंस करने की बात करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि अगली बार टियानवुज़ोंग कॉम्पिटिशन में वूमी पैलेस आखिरी नंबर पर नहीं रहेगा। चू लिन की आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी और हर कोई हैरान रह गया। ये कहना बहुत पागलपन था। टियानवुज़ोंग के चारों पैलेसेस में वूमी पैलेस की कॉमन पावर बाकी तीनों पैलेसेस से बहुत पीछे थी। उनमें से किसी एक को भी पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल था। तुम यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ बोलने से तुम उन्हें पीछे छोड़ दोगे? मियाओ हे ने ठंडे दिमाग से सवाल किया। उतनी ही आसानी से जैसे मैंने टियानक्वन लेक के बॉटम में 11 दिन बिताए और टियानक्वन लेक के सोर्स मटेरियल को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया, चू लिन ने आराम से जवाब दिया। मियाओ ही की बोलती बंद हो गई और फिर उसने गुस्से से कहा, इसका क्या मतलब है? तुम रिटर्न टू श्वानजिंग रेल्म की सिर्फ 5th रॉबरी पर हो। बाकी तीनों पैलेसेस के स्ट्रांग आदमियों को चैलेंज करने की तुम्हारी क्या औकात है? अगर जूनियर ब्रदर चू लिन के पास सच में वो एबिलिटी है जो हमारे वूमी पैलेस को इस आखिरी पोजीशन से निकाल सकती है, तो मैं उन्हें कोर डिसाइपल बनाने के इस एक्सेप्शनल केस को सपोर्ट करूंगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े वूमी पैलेस के एक जाने माने डिसाइपल ने धीरे से कहा। हाँ, अगर तुम अपनी बात सच साबित कर सकते हो तो मैं भी सपोर्ट करूंगा। पहले इंसान के बोलने के बाद लगातार कई डिसाइपल्स इस बारे में बात करने लगे। हालांकि मियाओ ही इसका कड़ा विरोध कर रहा था, लेकिन वो सब जानते थे कि टियानक्वन लेक के भारी प्रेशर के नीचे टियानक्वन लेक के सारे सोर्स मटेरियल्स को अब्जॉर्ब करने का क्या मतलब था। अगर चू लिन अपनी कही हुई बात पूरी कर सकता था और वूमी पैलेस को सदियों से चले आ रहे आखिरी नंबर से छुटकारा दिला सकता था, तो ये सारे डिसाइपल्स के लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात होगी। आखिर जब भी टियानवुज़ोंग का कॉम्पिटिशन होता था तो बाकी तीनों पैलेसेस उनका मजाक उड़ाते थे। वो फीलिंग सच में बहुत टेरेबल होती थी। हवा का रुख अचानक बदलते देख मियाओ हे को बहुत गुस्सा आ गया। वो अचानक चिल्लाया, क्या तुम लोग बेवकूफ हो? वो सिर्फ एक नया डिसाइपल है जिसने अभी अभी सेक्ट ज्वाइन किया है। भले ही उसका पोटेंशियल कितना भी गहरा हो, वो बाकी तीनों पैलेसेस के उन टैलेंट्स का मुकाबला कैसे कर सकता है जिन्होंने 3 गॉड फॉर्मूला की प्रैक्टिस की है? ओ, अगर जूनियर ब्रदर चूलिन ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि सीनियर ब्रदर मियाओ ही ये कर सकते हैं। इस रुकी हुई हवा के बीच एक ऐसी आवाज आई जिसने सच में मियाओ हे की बोलती बंद कर दी। मियाओ हे का चेहरा खराब हो गया। 3 गॉड फॉर्मूला बहुत स्ट्रांग था। अगर आप माइशे जुए की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उसके खिलाफ लड़ ही नहीं सकते थे, वरना वूमी पैलेस की हालत इतनी खराब कैसे होती? छू लिन ने अपना मुंह खोला और आग में घी डालने का काम किया। सीनियर ब्रदर मियाओ ही, क्या ये काफी कन्विंसिंग है? मियाओ हे ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों का गुस्सा दबाया। तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, लेकिन सिर्फ बातों से तुम सबको नहीं हिला सकते। मैं समझता हूं। छू लिन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। फिर वो हल्के से आगे बढ़ा और सीधे मियाओ हे की आंखों में देखा। उसकी साफ आवाज गूंज उठी, सीनियर ब्रदर मियाओ ही, प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। छू लिन अपने दिल में बहुत क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इकलौता तरीका था एक बार लड़ना। इंटरेस्टिंग। प्लेटफॉर्म पर बाकी तीनों ग्रुप्स में खड़ी तीनों बड़ी प्रो बायोग्राफीज ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस सीन को चुपचाप देखते हुए वो अपने मन में मुस्कुराए। ये छू लिन बहुत ही क्रेजी था। क्या वो मियाओ हे को भी गाओ ले की तरह बुली कर रहा था? हालांकि चू लिन रिटर्न टू श्वानजिंग की 5th स्टेट पार कर चुका था, लेकिन फिर भी दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। प्लेटफॉर्म के बाकी हिस्सों में भी थोड़ी सी हलचल हुई। लोग त्योरियां चढ़ाए सब देख रहे थे। वूमी पैलेस के डिसाइपल होने के नाते वो नेचुरली मियाओ ही की स्ट्रेंथ का खौफ समझते थे। हालांकि छू लिन के पास कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स थे, लेकिन मियाओ हे कोई गाओ ले नहीं था। वो 4 बायोग्राफीज में से एक था। हे, नए बछड़े शेरों से नहीं डरते। ये तुम्हारी गलती है। मियाओ ही हल्का सा हंसा और उसके चेहरे पर एक मजाक या तारीफ का मिला जुला भाव नजर आया। फिर उसने डोबिन और यिन कॉन्गहाई की तरफ देखा। अंकल, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूं। आप फिक्र मत कीजिए। मैं जूनियर ब्रदर चू लिन के टैलेंट को समझता हूं। मैं उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक सीनियर ब्रदर हूं और मैं इस नए जूनियर ब्रदर को इतना वाइल्ड नहीं होने दे सकता। ये उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। फ्यूचर में वो मेरी इस मेहनत को समझेगा। ये सुनकर डाओबिन और यिन कॉन्गहाई दोनों के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई और उन्हें थोड़े डाउट्स होने लगे। चू लिन का बिहेवियर उनकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। उन्होंने सोचा था कि छू लिन कुछ देर के लिए पीछे हट जाएगा,
आखिर मियाओ ही 4 बायोग्राफीज में से एक था। वूमी पैलेस के मास्टर्स होने के नाते वो मियाओ ही की अचीवमेंट्स और एबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। चूंकि ये छू लिन का तुम्हें चैलेंज है तो तुम्हारा इसे एक्सेप्ट करना ठीक है, लेकिन ये चैलेंज अभी नहीं होगा। 5 दिनों के बाद डिसाइपल्स के मार्शल आर्ट्स को टेस्ट करने का समय है। उस समय तुम दोनों अपनी मर्जी से कम्पीट कर सकते हो। थोड़ा सोचने के बाद डाओबिन ने आखिर में ये बात कह दी। वो भी समझता था कि अगर उसे चू लिन को कोर डिसाइपल बनाना है तो उसे मियाओ ही का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां तक चू लिन की बात है, तुम अभी अभी वूमी पैलेस आए हो और तुमने वूमी पैलेस के मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की है। आज से तुम तुरंत वूमी पैलेस के वुडाओ हॉल जा सकते हो, जहां तुम अपनी मर्जी से ऑब्जर्व कर सकते हो और सीख सकते हो। छू लिन का दिल हल्का सा पिघल गया। ऐसा लग रहा था कि डाओबिन और यिन कॉन्घाई उसके जीतने को लेकर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे वूमी पैलेस के मार्शल आर्ट से फेमिलियर होने के लिए 5 दिन का समय दिया था। हाँ, चूंकि अंकल डाओबिन ने पहले ही ऐसा कह दिया है तो चलिए इस मामले को यहीं सेटल करते हैं। मियाओ ही ने एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ कहा और घमंड से चू लिन की तरफ देखा। जूनियर ब्रदर, तुम अगले 5 दिनों तक कड़ी मेहनत कर लो। जूनियर ब्रदर, अगर तुम वूमी पैलेस में 1.5 साल तक रहे होते तो मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करता, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं है। इतना कहकर मियाओ हे ने हल्के से अपना सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। उसकी बातों का मतलब बिल्कुल साफ था। उसे नहीं लगता था कि चू लिन वूमी पैलेस का कोर डिसाइपल बनने के क्वालिफाइड है। चू लिन हल्का सा हंसा, उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए सामने वाले की आंखों में देखा। आपकी इस फिक्र के लिए शुक्रिया। हम 5 दिन बाद मुकाबला करेंगे। टियनक्वान लेक के बॉटम में बिताए गए 11 दिनों की कहानी पूरे टियनवुजोंग के लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। ये सेंसेशनल खबर पूरी टियानवू स्टार में फैल गई और फिर एक और बड़ी खबर सामने आई। चू लिन ने वूमी पैलेस की 4 बायोग्राफीज को चैलेंज कर दिया था। जब ये खबर बाहर आई तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली और हैरान रह गए। हालांकि छू लिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, फिर भी उसका ये बोल्ड कदम बहुत चौंकाने वाला था। छू लिन सच में शांत बैठने वालों में से नहीं था। इतने कम समय में उसने इतनी बड़ी खबर बना दी थी। टियानवुजोंग में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे नए डिसाइपल्स बहुत कम थे जो चारों मास्टर्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हों। 5 दिन बाद अगर चू लिन सक्सीड हो जाता है तो वो टियनवुजोंग का सबसे तेजी से प्रमोट होने वाला कोर डिसाइपल बन जाएगा, भले ही मुकाबला बराबरी का ही क्यों ना रहे। ये सोचकर लोग एडमायर करने के साथ साथ जेलस भी हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो 5 दिन बाद होने वाले कॉम्पिटिशन का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंट्रोल होने वाला दरवाजा खुला, सूरज की गर्म किरणें उस पर पड़ीं। चू लिन पहाड़ के सामने खड़ा था और दूर इमॉर्टल्स की तरह दिखने वाले बादलों और धुंध को देख रहा था। ये नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था और उसका दिल बहुत सुकून महसूस कर रहा था। ये जगह सच में बहुत अच्छी है। ये घर साईफाई और एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्शल आर्ट्स फैसिलिटीज से भरा हुआ था, जबकि बाहर का नज़ारा किसी फेरीलैंड जैसा था। अगर ऐसा घर उसके पिछले जन्म में होता तो इसे खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता। कल रात आराम कैसा रहा? जब छू लिन अपने सामने के खूबसूरत नज़ारे में खोया हुआ था, तभी साइड से एक जानी पहचानी आवाज आई। छू लिन ने मुड़कर देखा, यिन कॉन्ग दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। छू लिन ने जल्दी से सल्यूट किया। यिन कॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा। चू लिन को घूरते हुए उसने हल्की सी आह भरी। तुमने सच में मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं। तुम्हारा परफॉर्मेंस तो उस साल के ये शिंगे से भी ज्यादा अमेजिंग है। ये शिंगे? छू लिन की भौहें हल्की सी तन गईं। उसने ये नाम कई बार सुना था। ये वो आखिरी इंसान था जिसने माइशे जुए को पूरी तरह से समझ लिया था। वो वही खतरनाक इंसान था जिसने कई डीमन डोमेन मास्टर्स को मार डाला था और उन्हें 22 डीमन रीजन्स के अबिस के बॉटम तक जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ज्यादा घमंड मत करना। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तुम्हें टियानक्वान लेक के बॉटम में टिके रहने के लिए कई तरीकों का सहारा लेना पड़ा होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये शिंगे ने तियांक्वान के सोर्स को सुखाने के लिए सिर्फ अपनी खुद की बॉडी पर भरोसा किया था। यिन कॉन्ग ने साफ साफ कहा। हाँ, तरीके और सीक्रेट्स भी तो स्ट्रेंथ का ही हिस्सा होते हैं। छू लिन हल्का सा हंसा और बोला, जीन पैनल को छोड़कर उसका ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो खून और लाशों के समंदर से ना निकला हो? ये सारी चीजें हासिल करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी और बड़े बड़े रिस्क उठाए थे। तुम भी ना? यिन कॉन्ग हंसा और उसे डांटा, लेकिन उसकी बात को काटा नहीं। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, इस बार तुमने मियाओ हे को चैलेंज करके बहुत जल्दबाजी की है। मियाओ हे को गाओ ले से कंपेयर नहीं किया जा सकता। छू लिन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप माइशे जुए को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप इस चीज से बच नहीं सकते। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम वूमी पैलेस में 1.5 साल भी रुक जाते तो किसी के पास तुम्हें कोर डिसाइपल प्रमोट करने पर उंगली उठाने का कोई बहाना नहीं होता। खैर छोड़ो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। चलो वुडाओ हॉल चलते हैं। यिन कॉन्ग की बॉडी तेजी से हवा में उड़ गई। छू लिन भी तुरंत उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। वूमी पैलेस भले ही टियानवू स्टार के एक छोटे से हिस्से में था, फिर भी ये ग्रुप्स में फैले पहाड़ों के साथ बहुत विशाल था।
यिन कॉन्ग हाई के पीछे चलते हुए चूलिन और वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर बने स्टोन टावर के पास पहुंचे। स्टोन टावर के दोनों तरफ ब्लू स्टोन्स थे और चारों तरफ जंगली रास्ते फैले हुए थे। वूमी पैलेस के डिसाइपल्स अक्सर पहली बार पगोड़ा में जाते थे। यिन कॉन्ग है को देखकर उन्होंने एक के बाद एक सैल्यूट किया और चूलिन को अजीब नजरों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे वूमी पैलेस में एक फेमस इंसान बन चुका था। यिन कॉन्ग हाई ने हल्के से सिर हिलाया और फिर चूलिन को उस विशाल एंशिएंट स्टोन टावर की तरफ ले गया। उसके ऊपर के पुराने निशान बता रहे थे कि वो कितना पुराना है और वहां एक पुरानी सी एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही थी। स्टोन टावर के सामने ग्रे रोब पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक घिसी हुई झाड़ू थी। वो धीरे धीरे जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों को बुहार रहा था। उस बूढ़े आदमी का चेहरा बहुत कमजोर और पतला था जिस पर गहरी झुर्रियां पड़ी थीं। उसकी आंखें अजीब सी ग्रे थीं और उनके अंदर कोई पुतली नहीं थी। उस बूढ़े आदमी की जीन एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत लो थी, लेकिन उसकी मेंटल पावर से लोगों का सिर हल्का सा भन्नाने लगता था। यिन कॉन्ग है उस बूढ़े आदमी के पास गया और हल्के से सैल्यूट किया। बूढ़े आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो बस धीरे धीरे अपनी जगह से हिलते हुए जमीन की सूखी पत्तियों को बुहारता रहा। मार्शल आर्ट्स हॉल, यहां नॉलेज एक समंदर की तरह है, तुम अंदर जाओ और खुद चुन लो। यिन कॉन्ग है ने चू लिन की तरफ मुड़कर कहा, तुम चाहे कुछ भी सीखो लेकिन वूमी पैलेस के एसेंस को मत भूलना। चू लिन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, स्पिरिट ऑफ डेथ। गाओ ले के साथ लड़ते समय उसे उस अजीब पावर का एहसास हुआ था। अगर उसके पास सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं होता तो उसे पक्का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। चू लिन के जवाब से यिन कॉन्ग है बहुत सैटिस्फाइड था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वुडाओ हॉल में एक डेड सी मैजिक कॉलम है। वूमी पैलेस के सभी डिसाइपल्स को स्पिरिट ऑफ डेथ वहीं से मिलती है। ये एनर्जी तुम्हारी मैजिक पावर को कई गुना बढ़ा सकती है। समझ गया? चू लिन ने जोर से सिर हिलाया। उसे भी मैजिक ऑफ डेथ में काफी इंटरेस्ट था। जाओ, यिन कॉन्ग है ने हाथ हिलाया। चू लिन ने यिन कॉन्ग है के सामने हल्का सा सिर झुकाया और लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ गया। झाड़ू लगाते हुए उस अंधे बूढ़े आदमी के पास से गुजरते समय वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर वो हल्का सा झुका और स्टोन टावर की दिशा में आगे बढ़ गया। यिन कॉन्ग है ने चू लिन की पीठ को देखा, धीरे से आह भरी और झाड़ू लगाने वाले ग्रे रोब पहने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। अभी टियानक्वान लेक में इसकी परफॉर्मेंस उस समय के ये सिंघे से भी कहीं ज्यादा बेहतर थी। ग्रे रोब पहने उस बूढ़े आदमी के लगातार चल रहे हाथ एक पल के लिए रुक गए। ये शिंगे डेड सी मैजिक कॉलम के सामने सिर्फ 3 दिन तक बैठा था और उसे स्पिरिट ऑफ डेथ मिल गई थी। मुझे नहीं पता कि इस लड़के की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। पिछले 200 सालों में ये वो लड़का हो सकता है जो माइशे जुए को समझने के सबसे करीब है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। यिन कॉन्ग है ने ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी को देखा और धीरे से कहा। बूढ़े आदमी ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी झाड़ू उठाई और धीरे धीरे स्टोन टावर की तरफ चल दिया। यिन कॉन्ग है ने भी चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसका सीनियर ब्रदर उसकी बात मान गया था। लड़के, अगर तुम मिशन जू को समझना चाहते हो तो पहला कदम स्पिरिट ऑफ डेथ हासिल करना है। अगर तुम इस थ्रेशोल्ड को ही पार नहीं कर पाए तो आगे के बारे में सोचना भी मत। यिन कॉन्ग है ने अपनी नजरें उठाईं और आते जाते लोगों की भीड़ को देखकर आह भरते हुए अपने मुंह में बुदबुदाया। नजरों के सामने हॉल का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हॉल के सामने कई स्टोन टैबलेट्स खड़े थे। लाइट्स टिमटिमा रही थीं और रोशनी बहुत सॉफ्ट थी। ये स्टोन टैबलेट्स हर तरह के मार्शल आर्ट्स थे। चू लिन थोड़ा हैरान था। उसके सामने मौजूद स्टोन टैबलेट्स किसी जंगल के पेड़ों की तरह अनगिनत थे। ये हजारों सालों से इंटरस्टेलर फोर्सेस का अक्यूमुलेशन था। स्टोन टैबलेट के सामने बैठे लोगों के फिगर्स बहुत ग्रेसफुल लग रहे थे। बहुत से लोग वहीं बैठे थे और अपने सामने वाले स्टोन टैबलेट में पूरी तरह से खोए हुए थे। चू लिन धीरे धीरे उनके बीच घूमने लगा और उसकी नजरें लगातार चारों तरफ घूम रही थीं। मीडियम ब्लड सीक्रेट स्किल, जेड सिकेडा चेंज, सुपीरियर ब्लड सीक्रेट स्किल, विंड फ्रॉस्ट गॉड थंडर, लोअर लेवल मैजिकल पावर मार्शल आर्ट्स, ब्लड हैंड थंडर सील। चू लिन की नजरें तेजी से उनके बीच घूमी। यहां मौजूद यूनिक स्किल्स एक बहुत ही भयानक लेवल तक पहुंच चुके थे। अगर इनमें से कुछ को चुनकर ब्लू स्टार में फेंक दिया जाए तो वहां खून खराबा मच जाएगा। लेकिन यहां डिसाइपल्स को इन्हें देखने और सीखने की पूरी आजादी थी। पहले डेड सी मैजिक कॉलम के पास चलता हूं। चू लिन ने सिर उठाकर हॉल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ देखा। 15 मिनट बाद उसे एक विशाल काला टोटम पोल दिखाई दिया। उसकी आंखें खौफ से भर गईं। बैक हॉल में विशाल स्टोन पिलर्स खड़े थे। उनका पूरा शरीर ग्रे और सफेद था जो काई और बेलों से ढका हुआ था। उन स्टोन पिलर्स पर कुछ दरारें थीं और उनसे टेरर की एक लहर बाहर आ रही थी। चू लिन ने बस दूर से ही देखा। जब वो लहर आई तो उसकी बॉडी हल्की सी कांपी और उसकी स्पिरिट को एकदम से झटका लगा। ऐसा लगा जैसे आसमान और जमीन अंधेरे में डूब गए हों। एक ही नजर में पूरी जमीन डेड एयर से भर गई और उसका दिल मुरझा गया। यहां तक कि उसकी बॉडी की जेनेटिक एनर्जी भी डेड सी मैजिक कॉलम की एनर्जी से करोड़ होकर सुस्त पड़ गई। चू लिन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खौफ से भर गईं। भले ही इस फ्लक्चुएशन को सिर्फ दूर से महसूस किया जा रहा था, फिर भी ये गांव ले से अनगिनत गुना ज्यादा भयानक था।
ये डेड सी मैजिक कॉलम कितना डरावना है। स्टोन पिलर के चारों तरफ कई डिसाइपल्स बैठे हुए थे जो डेड सी मैजिक कॉलम से निकलने वाली स्पिरिट ऑफ डेथ को अब्जॉर्ब कर रहे थे। छू लिन तेजी से आगे बढ़ा। स्टोन पिलर के आसपास बैठे डिसाइपल्स ने ऐसे देखा जैसे उन्होंने तुरंत छू लिन को नोटिस कर लिया हो। छू लिन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा स्टोन पिलर की तरफ चला गया। स्टोन पिलर से थोड़ी ही दूर पर एक स्टोन टैबलेट शांति से खड़ा था। उस स्टोन टैबलेट में विशाल फॉन्ट्स चमक रहे थे। स्पिरिट ऑफ डेथ। स्टोन टैबलेट पर लिखे वो शब्द चू लिन की आंखों में झलक रहे थे। उसने नीचे देखा और उन शब्दों को याद कर लिया। ये मौत की क्यूआई असल में एक सिंगल स्किल से पैदा होने वाली एनर्जी थी, ना कि सिर्फ बाहर से अब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज। चू लिन ने सोचा कि ये मौत की क्यूई सच में बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग थी। अगर गाओ ले से लड़ते वक्त उसके पास सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं होता तो इस मौत की क्यूई ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी होती। इस स्किल का कल्टीवेशन मेथड डेड सी मैजिक कॉलम से मौत की क्यूआई को अब्जॉर्ब करना, बॉडी में एक सीड ऑफ डेथ बनाना और फिर उस सीड को जीन एनर्जी से पाल पोस कर बड़ा करना था। इसके बाद उसकी मौत की क्यूआई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है। पास से देखने पर डेड सी मैजिक कॉलम की प्राचीनता और उसमें गुजरे हुए वक्त की झलक साफ दिखाई देती थी। हवा और मौसम के पुराने निशान वक्त के गुजरने का सबूत थे। ये पक्का बहुत लंबे समय से यहां मौजूद था। इस मौत की हवा में एक बहुत भयानक कोरोसिव पावर है। चू लिन डेड सी मैजिक कॉलम के जितना करीब जाता, स्पिरिट ऑफ डेथ उतनी ही ज्यादा तेज हो जाती। वूमी पैलेस के डिसाइपल्स भी ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो सब सैकड़ों मीटर्स दूर बैठकर ही इस मौत की हवा को एब्जॉर्ब कर रहे थे। डेड सी मैजिक कॉलम के करीब का हिस्सा एक डार्क और भयानक फीलिंग दे रहा था। ये रेडिएशन है। छू लिन एकदम से हैरान रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फॉर्मूला ऑफ डेथ को चलाते हुए वो डेड सी मैजिक कॉलम की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। छू लिन की स्पीड बहुत तेज थी। वो आसानी से उन सैकड़ों मीटर्स दूर बैठे डिसाइपल्स को पार कर गया, लेकिन उसके कदम अभी भी नहीं रुके। उसकी इस हरकत ने तुरंत सबको चौंका दिया। लोग आंखें फाड़े सामने जाते हुए छू लिन को देख रहे थे। छू लिन, ज्यादा करीब मत जाओ। डेड सी मैजिक कॉलम इंसान की बॉडी की वाइटालिटी को खत्म कर देगा। आपकी इस फिक्र के लिए शुक्रिया। छू लिन पीछे नहीं मुड़ा और उसके कदमों में जरा भी रुकावट नहीं आई। चूंकि उसे पता चल गया था कि ये मौत की क्यूआई एक तरह का रेडिएशन है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। अगर कोई लंबे समय तक इसमें रहे तो इंसान के सेल्स सच में मरने लगेंगे और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। लेकिन छू लिन के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वूमी पैलेस के सारे डिसाइपल्स आंखें फाड़े चू लिन को बिना रुके आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए और मुट्ठियां कस लीं। स्पिरिट ऑफ डेथ को लेकर वो अच्छे से जानते थे कि ये कितनी खतरनाक और डरावनी चीज थी। जमीन पर पड़ते कदमों की हल्की सी आवाज आई। डेड सी मैजिक कॉलम के करीब सिर्फ चू लिन के कदमों की आवाज गूंज रही थी और लोगों के दिल उसकी कदमों की आवाज के साथ धड़कने लगे थे। जब प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शांति थी, तभी ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी अपनी झाड़ू के साथ धीरे से वहां आया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी ग्रे आंखों से छू लिन को आगे बढ़ते हुए देखा। फिर उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी। उस शांत स्क्वायर में सिर्फ कदमों की आवाज आ रही थी। वो सीधा और तना हुआ शरीर लगातार आगे बढ़ रहा था। सबकी नजरों के सामने वो धीरे धीरे डेड सी मैजिक कॉलम के करीब पहुंच गया। ये छू लिन। लोगों ने अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। ऐसा नहीं था कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। वो डेड सी मैजिक कॉलम के जितना करीब जाते, उतनी ही ज्यादा स्पिरिट ऑफ डेथ को अब्जॉर्ब कर सकते थे और फॉर्मूला ऑफ डेथ की प्रैक्टिस में उन्हें उतनी ही ज्यादा मदद मिल सकती थी। लेकिन वूमी पैलेस के 4 कोर डिसाइपल्स में से कोई भी सच में उस पिलर को नहीं छू सकता था। यहां तक कि वो चारों कोर डिसाइपल्स भी ज्यादा से ज्यादा पिलर से 100 मीटर्स की दूरी तक ही जा सकते थे। अगर वो और करीब जाते तो उनकी बॉडीज उस भयानक स्पिरिट ऑफ डेथ से करप्ट हो जाती। शुआंजिंग की 7th रॉबरी वाले कोर डिसाइपल्स तक ऐसा नहीं कर सकते थे, तो चू लिन की तो बात ही छोड़ दो। हालांकि कुछ लोगों को छू लिन की इस हरकत पर शक था, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। टियानक्वान लेक में उसके उस भयानक अचीवमेंट के बाद वूमी पैलेस का कोई भी इंसान चू लिन को एक ऑर्डिनरी इंसान समझने की भूल नहीं कर सकता था। सबकी नजरों के बीच चू लिन डेड सी मैजिक कॉलम के और भी ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा था। हवा में एक गूंज उठी। जैसे जैसे दूरी कम हुई, चू लिन को भी अपने चेहरे पर एक भयानक प्रेशर महसूस होने लगा। यहां मौत का माहौल उन सैकड़ों मीटर्स दूर की जगह से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग था। हवा में हर जगह मौत की वो महक फैली हुई थी। इस भयानक करोजन के कारण छू लिन के कपड़ों का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर वो सिकुड़ने और फटने लगे, जैसे उनकी सारी जान निकल गई हो। कितनी भयानक मौत की चुई है। छू लिन ने अपने हाथ की हथेली को देखा। उसके हाथ की स्किन भी बेजान होकर हल्की सी सूख कर फटने लगी थी और उस पर एक ग्रे रंग नजर आने लगा था। एनर्जी साइफन। छू लिन ने अपने मन में धीरे से बोला। फिर उसकी बॉडी एक बहुत ही हल्के रंग की पतली सी लेयर से कवर हो गई, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। हवा जोर से चलने लगी। चू लिन की बॉडी से चिपकी हुई वो मौत की क्यूई तेजी से एनर्जी साइफन के भंवर में समाने लगी। इस प्रोसेस में मौत की क्यूआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वैनिशिंग फोर्स में बदल गया और बॉडी में सिर्फ कुछ ही हिस्से बचे रह गए। थोड़ी सी मौत की कीचू लिन की बॉडी में घुस गई।
वहां कोई भी हलचल या गड़बड़ नहीं हुई। वो बड़ी शांति से उसके पेट के पास जमा होने लगी और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जा रही थी। अगर नॉर्मल लोग स्पिरिट ऑफ डेथ को कल्टिवेट करते हैं तो उनका कल्टिवेशन चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उन्हें लंबे समय तक इसके हिसाब से ढलना पड़ता है। उसके बाद ही वो स्पिरिट ऑफ डेथ को अब्जॉर्ब कर पाते हैं और धीरे धीरे उसे सीड्स ऑफ डेथ में बदल पाते हैं। चू लिन ने सीधा इस पार्ट को स्किप कर दिया और डेथ क्यूआई को खींचने के लिए पावरफुल एनर्जी साइफन का इस्तेमाल किया। इससे उसे कोई खतरा नहीं था। जैसे जैसे चू लिन फॉर्मूला ऑफ डेथ को लगातार दोहराता और प्रैक्टिस करता रहा, स्पिरिट ऑफ डेथ धीरे धीरे जमा होने लगी। लेकिन अभी भी सीड्स ऑफ डेथ बनने में काफी कसर बाकी थी। बहुत स्लो है। चू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं और आह भरी। अगर उसकी ये बात बाकी डिसाइपल सुन लेते तो पक्का खून की उल्टियां कर देते। जब उन्होंने पहली बार फॉर्मूला ऑफ डेथ की प्रैक्टिस की थी तो उन्हें अपनी बॉडी में स्पिरिट ऑफ डेथ का एक छोटा सा अंश रोकने के लिए लगातार 3 दिनों तक मुर्दों की तरह बैठना पड़ा था। और यहां चू लिन इस भयानक स्पीड से भी सैटिस्फाइड नहीं था। ये कहने के बाद चू लिन लगातार आगे बढ़ता रहा। दूर खड़े डिसाइपल्स डर के मारे अपनी सांसें रोक कर बैठे थे। क्या चू लिन सीधा डेड सी मैजिक कॉलम पर प्रैक्टिस करना चाहता था? क्या उसे महसूस नहीं हो रहा था कि 100 मीटर्स के दायरे में हर कदम के साथ डेथ क्यू का कॉन्सेंट्रेशन कई गुना बढ़ जाता है? झाड़ू पकड़े उस ग्रे कपड़े पहने बूढ़े आदमी के हाथ भी हल्के से कांप रहे थे और उसकी ग्रे और सूखी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। सबकी नजरों के सामने चू लिन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसे अपनी पूरी बॉडी पर एकदम से बढ़ता हुआ प्रेशर महसूस हो रहा था और उसके शरीर पर व्हाइट गोल्ड लाइट चमक रही थी। 50 मीटर्स, 30 मीटर्स, 10 मीटर्स, 5 मीटर्स। चू लिन अब डेड सी मैजिक कॉलम के बिल्कुल करीब था। फिर उसने सबकी नजरों के सामने धीरे से अपना हाथ उठाया। इस पल उन पुराने डिसाइपल्स ने भी हैरानी से अपनी आंखें खोल लीं जो पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। थॉप! ऐसा लगा जैसे भारी वाटर प्रेशर सहने वाले उस हाथ ने डेड सी मैजिक कॉलम के ठंडे पत्थर को हल्के से थपथपाया हो। हथेली की स्किन पर एक हल्की सी चिकनाहट महसूस हुई। फिर मैग्मा के फटने जैसी एक भयानक फोर्स अचानक डेड सी मैजिक कॉलम से निकली और सीधा चू लिन की बॉडी में घुस गई। हवा में एक गूंज उठी। चू लिन की बॉडी भी जोर से कांप रही थी। यहां तक कि उसकी हड्डियों के आपस में रगड़ने की हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी। उसकी हथेली से होता हुआ एक ग्रे रंग बहुत भयानक स्पीड से चू लिन की पूरी बॉडी में फैलने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा भी हल्का ग्रे हो गया, जैसे कोई जंग लगा हुआ कीमती मेटल हो। वूमी पैलेस के सारे डिसाइपल्स के चेहरे अचानक बदल गए। जैसी उम्मीद थी, ये लड़का डेड सी मैजिक कॉलम के आगे दब ही गया। क्या उसे सच में लगा था कि डेड सी मैजिक कॉलम की स्ट्रेंथ को एक इंसान की बॉडी झेल सकती है? क्या ये नहीं हो सकता? झाड़ू पकड़े उस बूढ़े आदमी की ग्रे आंखें और भी धुंधली हो गईं। उसने झाड़ू को कसकर पकड़ा, हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गया। मास्टर, मैं अभी हारा नहीं हूं। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी बाहर कदम रखने ही वाला था कि तभी एक स्पिरिचुअल मैसेज उसके कानों में गूंजा। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान रह गया और फिर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने आंखें खोलकर डेड सी मैजिक कॉलम को छूने वाले उस लड़के को घूरा। उसके सूखे हुए चेहरे पर पुरानी यादों की एक झलक नजर आने लगी। ये लड़का और उस समय का ये शिंगे सच में एक जैसे ही हैं। तबाही मचाने वाली वो डरावनी एनर्जी किसी पागल लहर की तरह थी। वो पागलों की तरह चू लिन की तरफ बढ़ी। वो जहां भी पहुंची वहां की मेरिडियंस भी बेजान होने लगीं। चू लिन का दिमाग तेजी से चला और उसकी बॉडी से व्हाइट गोल्ड लाइट बाहर निकल आई। उस प्लैटिनम लाइट के फैलने से डेथ क्यूई से कोरोड हुआ हिस्सा भी तेजी से रिकवर होने लगा। चूंकि चू लिन ने टाइटेनियम बॉडी कल्टीवेट की थी, इसलिए न सिर्फ उसकी आउटर स्किन बहुत टफ थी, बल्कि अंदर से भी उसकी डिफेंस एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। जब चू लिन स्पिरिट ऑफ डेथ को रोकने और एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तब आसपास मौजूद सभी लोग उसे खौफ से घूर रहे थे। उन्होंने देखा कि चू लिन की बॉडी जो बड़ी तेजी से बेजान हो रही थी, उसका मुरझाना अचानक रुक गया था। चू लिन ने अपनी बॉडी में घुसने वाले उस मौत के खौफ को सह लिया था। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी भी लगातार चू लिन को घूर रहा था। पहले उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से फोकस हो गया था। उसके स्पिरिचुअल परसेप्शन में स्पिरिट ऑफ डेथ की एक बहुत बड़ी मात्रा चू लिन की बॉडी में घुस रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस लेवल की भयानक मौत की को सहने के बाद भी चू लिन को कोई बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लगता है कि चू लिन की बॉडी में स्पिरिट ऑफ डेथ को रोकने के लिए कई तरह के विंटर रेस्ट मौजूद हैं, बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि वो अपनी आंखों से ये नजारा नहीं देख सकता था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल परसेप्शन कहीं ज्यादा क्लियर था। उसके फील्ड ऑफ विजन में चू लिन की बॉडी के अंदर एक गहरा अबिस नजर आ रहा था। चाहे उसे कितनी भी गहराई से देखा जाए, वो सिर्फ एक घना अंधेरा था। वहां सिर्फ एक हल्की सी सिल्वर लाइट थी जो जरा भी टिमटिमा नहीं रही थी। इस स्पीड से तो चू लिन को सीड्स ऑफ डेथ इकट्ठा करने में आधा दिन भी नहीं लगेगा। ये स्पीड जूनियर ब्रदर ये सिंगचेन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर डाओबिन और यिन कोंगहाई को ये बात पता चल गई तो पूरे सेक्ट में हंगामा मच जाएगा। लगता है इस बार वूमी पैलेस में फिर से एक नया सितारा चमकने वाला है। अपने आसपास मौजूद नजरों की चू लिन को कोई परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान अपनी बॉडी में लगातार घुसने वाली डेथ क्यूआई को हैंडल करने में लगा हुआ था।
हवा में एक भारी गूंज उठी। जैसे जैसे उसकी बॉडी में और ज्यादा डेथ क्यू जमा होने लगी, चू लिन ने हल्के से नोटिस किया कि डेड सी मैजिक कॉलम से एक अजीब सी रिदम बाहर आ रही है। ये फीलिंग, इससे पहले कि चू लिन आराम से इसे समझ पाता, उसकी त्योरियां अचानक चढ़ गईं। एक जोरदार फोर्स अचानक बाहर निकली और कहीं ज्यादा भयानक स्पिरिट ऑफ डेथ उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। इस बार वो लहर पहले से भी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर उस पर अटैक कर रहा हो। ये तो, चू लिन की आंखें अचानक खुलीं और फिर उसे कुछ समझ में आया। उसके सामने मौजूद डेड सी मैजिक कॉलम एक खजाना था, एक ऐसा त्यान्युआन ट्रेजर जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस थी। चू लिन थोड़ा सा पीछे हटा। ये पक्का पियरलेस टियनफेंग के लेवल का ही एक त्यान्युआन ट्रेजर था। चू लिन का दिल अभी जोर से धड़क ही रहा था कि तभी डेड सी मैजिक कॉलम पर वक्त का बहाव नजर आने लगा। स्टोन पिलर के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक ग्रे और काले रंग का लाइट कॉलम इकट्ठा हुआ और तेजी से चू लिन की तरफ ब्लास्ट हो गया। बूम! डेड सी मैजिक कॉलम में आए इस बदलाव ने सबको हिलाकर रख दिया। सारे डिसाइपल्स खौफ से खड़े हो गए और हैरानी से उस पिलर को देखने लगे। क्या उन्हें पहली बार पता चला था कि ये चीज लोगों पर अटैक भी कर सकती है? उसी समय चू लिन को भी डेड सी मैजिक कॉलम के बदलाव का एहसास हो गया था। उसकी त्योरियां अचानक चढ़ गईं और उसने इसे हल्के में लेने की गलती नहीं की। उसकी हथेली से व्हाइट गोल्ड लाइट बाहर निकली और सीधे उस ग्रे लाइट कॉलम से जा टकराई। धड़ाम! डेड सी मैजिक कॉलम पर एक भारी धमाका हुआ और एक चौंकाने वाली लहर चारों तरफ फैल गई। हवा का एक तेज झोंका उठा जो इतना चुभने वाला था कि कोई अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। चू लिन की बॉडी कांप उठी और उसने एक भारी सांस छोड़ी। उसका हाथ, जो लगातार डेड सी मैजिक कॉलम को छू रहा था, वो भी हल्का सा सुन्न हो गया था। लेकिन चू लिन के लिए सबसे ज्यादा नफरत वाली बात यह थी कि डेड सी मैजिक कॉलम जानता था कि वो चू लिन से पीछा नहीं छुड़ा सकता। फिर भी वो इतना घमंडी था कि वो नहीं चाहता था कि चू लिन स्पिरिट ऑफ डेथ को अब्सॉर्ब करे। चू लिन अचानक सन्न रह गया। चू लिन का दिल हल्का सा भारी हो गया था। वो स्पिरिट ऑफ डेथ को कॉन्डेंस करने के बिल्कुल करीब था। वो इस समय हार नहीं मान सकता था। वो सीड ऑफ डेथ इकट्ठा करने से बस एक कदम दूर था। वो चाहता था कि डेड सी मैजिक पिलर कुछ तो बाहर उगले। चू लिन ने हल्के से डेड सी मैजिक पिलर को थपथपाया, जिससे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। डेड सी मैजिक पिलर किसी सख्त पत्थर की तरह एकदम शांत था। जब उसकी डिवाइन सेंस ने स्टोन पिलर के अंदर प्रवेश किया तो चू लिन को उसमें मौत का एक बड़ा भंडार छिपा हुआ महसूस हुआ। डेड सी मैजिक पिलर ने उसे गहराई से स्टोन पिलर के अंदर दबा रखा था और उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा था। वैनिशिंग पावर! चू लिन ने स्टोन पिलर के अंदर थोड़ी वैनिशिंग पावर डाली। डेड सी मैजिक पिलर को अचानक एहसास हुआ और उसने अपनी भयानक स्पिरिट ऑफ डेथ से उस वैनिशिंग पावर को घेर लिया, जो धीरे धीरे अब्सॉर्ब होने लगी। क्या इसने डेड सी मैजिक पिलर के रेजिस्टेंस को भी जगा दिया? ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। कमीना कहीं का! चू लिन ने गुस्से में गाली दी। डेड सी मैजिक पिलर को समझ आ गया था कि चू लिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तुरंत और भी ज्यादा हावी हो गया। स्पिरिट ऑफ डेथ सांस लेने की तरह ऊपर उठ रही थी और पीछे हट रही थी, जैसे वो चू लिन पर हंस रही हो। चू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसे इस क्रेजी एब्जॉर्प्शन की उम्मीद नहीं थी। उसने डेड सी मैजिक पिलर को खुद पर एक्टिवली रेजिस्ट करने दिया, जिससे वो अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गया। डेड सी मैजिक पिलर को छूने वाली उसकी हथेली भी हल्की सी कांप रही थी। डेड सी मैजिक पिलर से एक बहुत बड़ी रिपल्शन फोर्स निकली जो चू लिन को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। चू लिन का चेहरा सख्त हो गया और उसकी हथेलियां उससे दूर जा रही थीं। क्या सच में आज यहीं रुकना जरूरी था? अगर वो सीड्स ऑफ डेथ इकट्ठा नहीं कर पाया तो वो फॉर्मूला ऑफ डेथ की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। हवा में एक गूंज उठी। चू लिन की हथेली धीरे धीरे डेड सी मैजिक पिलर से अलग हो गई। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो डेड सी मैजिक पिलर की रिपल्शन को नहीं रोक सकता था। उसे टियान्युआन के सुप्रीम ट्रेजर की पावर का अंदाजा हो गया था। ये सच में स्पेशल है, काफी बेहतरीन चीज है। चू लिन की बॉडी कांप उठी और डेड सी मैजिक पिलर ने उसे झटक कर दूर कर दिया। इसी समय चू लिन के सामने अचानक एक विंडो पॉपअप हुई। ये जीन पैनल था। इज इट नेसेसरी टू यूज 100,000 एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट द ट्रैप जीन वंस? यस बिलाश, नो। चू लिन थोड़ा खुश हो गया। अपने रेल्म के इंप्रूवमेंट के साथ उसकी बॉडी की हाईएस्ट स्ट्रेंथ पहले ही 1,00,000 पॉइंट्स को पार कर चुकी थी, इसलिए ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, चू लिन के जवाब देते ही उसकी उंगलियों से एक व्हाइट लाइट निकली और सीधे डेड सी मैजिक पिलर में जा घुसी। हवा में एक गूंज उठी। वो मिल्की लाइट बिना किसी रुकावट के डेड सी मैजिक पिलर में घुस गई और एक ही झटके में पिलर के डिफेंस को तोड़ दिया। डेड सी मैजिक पिलर बहुत विशाल था और उसकी घनी ब्रेथ थोड़ी सी रुक गई। फिर चू लिन ये देखकर हैरान रह गया कि डेड सी मैजिक पिलर खौफ से कांप रहा था। एक दहाड़ गूंजी। जब चू लिन हैरान खड़ा था, तभी स्टोन कॉलम से मौत का खौफ किसी नदी की लहर की तरह निकला और जोर से चू लिन की बॉडी में घुस गया। इस क्रेजी गैदरिंग के बीच चू लिन की बॉडी में धीरे धीरे एक सोयाबीन के दाने के बराबर बीड नजर आने लगा। आखिर में चू लिन ने सीड ऑफ डेथ को कंडेंस कर ही लिया।
सीड ऑफ डेथ के बनते ही जीन एनर्जी की वो सर्जिंग फ्लक्चुएशन अचानक चारों तरफ फैल गई। उस लहर में एक बहुत ही स्ट्रांग स्पिरिट ऑफ डेथ थी। ये तो सीड ऑफ डेथ है। इस भयानक और जानी पहचानी पावर को वूमी पैलेस के डिसाइपल्स ने तुरंत पहचान लिया। फिर उनके चेहरों पर खौफ छा गया। अगर कोई स्पिरिट ऑफ डेथ को रिलीज करना चाहता है तो उसके पास सीड ऑफ डेथ होना जरूरी है। और अगर आप सीड्स ऑफ डेथ पाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला ऑफ डेथ को 3rd लेवल तक कल्टिवेट करना होगा। कई लोगों को इस स्टेप तक पहुंचने के लिए कम से कम कई महीनों की मेहनत करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए मियाओ ही जैसे कोर डिसाइपल्स को सीड्स ऑफ डेथ इकट्ठा करने में 40 दिन से ज्यादा का समय लगा था, लेकिन छू लिन ने उनके सामने ये काम सिर्फ 30 मिनट में कर दिखाया। ये इंसान बहुत खतरनाक है। वूमी पैलेस के सारे डिसाइपल्स बेबसी महसूस कर रहे थे। इस भयानक कल्टिवेशन एबिलिटी ने लोगों के अंदर उसे पकड़ने की कोई चाहत ही नहीं छोड़ी थी। ये छू लिन सच में बहुत एबनॉर्मल था। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर भी खौफ नजर आ रहा था। उसे इस बात की हैरानी नहीं थी कि चूलिन ने इतनी जल्दी सीड्स ऑफ डेथ इकट्ठा कर लिए थे, बल्कि उसे यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि चूलिन ने उस भयानक चीज को रेजिस्ट कैसे किया। डेड सी मैजिक पिलर की रिजेक्शन के बारे में उस बूढ़े आदमी को सब क्लियर था। हालांकि ये सिर्फ डेड सी मैजिक पिलर की एक छोटी सी शरारत थी, लेकिन टियानयुआन के ट्रेजर की पावर को चू लिन की श्वानजिंग वाली स्ट्रेंथ रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन चू लिन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, वरना चू लिन इतनी सारी स्पिरिट ऑफ डेथ को अब्सॉर्ब करके सीड्स ऑफ डेथ हासिल नहीं कर पाता। सबकी नजरों के बीच चू लिन की बंद आंखें भी धीरे धीरे खुलीं। उसकी आंखों में बार बार एक ब्लैक लाइट चमक रही थी जो बहुत अजीब लग रही थी। चू लिन ने हल्के से स्टोन पिलर को थपथपाया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तियान युआन का खजाना होने से क्या होता है, आखिर में उसने इसे हरा ही दिया। इस बार जीन पैनल की मदद एकदम सही समय पर मिली थी। इसके बिना चू लिन के लिए आज यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चू लिन ने अपनी बॉडी में उस सोयाबीन के दाने जितने सीड ऑफ डेथ को हल्का सा महसूस किया। वो अजीब सी शांति ही डेथ की हुई थी। चू लिन को यह नहीं पता था कि जब ऑर्डिनरी डिसाइपल्स फॉर्मूला ऑफ डेथ को 3rd लेवल तक प्रैक्टिस करते थे तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने वाले उनके सीड्स ऑफ डेथ सिर्फ तिल के दाने जितने होते थे। वो उसके दाने से बहुत छोटे थे। चू लिन का आगे प्रैक्टिस करने का कोई इरादा नहीं था। अब ये बात बिल्कुल साफ थी कि अगर वो और आगे बढ़ा तो उसे डर था कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाएगा। स्क्वायर में मौजूद लोगों की नजरें छू लिन के पीछे हटने के साथ धीरे धीरे घूम रही थीं। वहां का माहौल बहुत अजीब हो गया था। यार्ड से बाहर निकलने तक, जब तक वो नजरें उससे दूर नहीं हो गईं, छू लिन ने चैन की सांस ली। वो जाने ही वाला था कि उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी भी उसके साथ बाहर आ गया था। उस बूढ़े आदमी की ग्रे आंखें छू लिन को घूर रही थीं और उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। छू लिन की बॉडी पर एक हल्की सी लहर दौड़ गई जिसने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। अगर ये शिंगे को पता चल जाए कि उसके रिकॉर्ड्स एक के बाद एक टूट रहे हैं तो मुझे डर है कि उसका चेहरा देखने लायक होगा। बूढ़े आदमी की आवाज थोड़ी भारी थी, लेकिन उसकी गूंज में एक अजीब सी पावर थी। छू लिन इस अजीब बूढ़े आदमी को लेकर जरा भी केयरलेस होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी जेनेटिक एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत लो थी, लेकिन उसकी भयानक मेंटल पावर से लोगों को ऐसा लगता था जैसे वो वूमी पैलेस के दोनों पैलेस मास्टर्स से किसी भी तरह कम नहीं था। टियन वुजोंग सच में कमाल है। ये सोचकर छू लिन ने हल्की सी आह भरी। यही इंटरस्टेलर फोर्सेस की असली स्ट्रेंथ थी। सालों के एक्यूमुलेशन में हमेशा कुछ न कुछ भयानक चीजें छिपी जाती थीं। चू लिन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत रिस्पेक्ट थी। उसने बूढ़े आदमी को सल्यूट करने के लिए हल्का सा सिर झुकाया। मुझ जैसे नए लोगों को बस चालाकी से काम करना पसंद है। मैं सीनियर ये शिंगे का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, जो है सो है। उस साल ये शिंगे के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थीं। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने अपनी ग्रे आंखों से बाहर देखते हुए कहा, तुमने अभी तक कोई मैजिक मार्शल आर्ट्स नहीं चुना है। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। स्टोन टैबलेट पर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स स्किल्स थे। स्टार्स के बीच एक कहावत है कि कल्टिवेशन ही एवोल्यूशन है। हम इवोल्यूशन के लिए सुपरनैचुरल पावर और मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट करते हैं। तुम्हारा विजन अच्छा है। अगर तुम बिना सोचे समझे कोई भी मार्शल आर्ट सीखोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे। मेरे साथ आओ। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने ये बात कही और वुडाओ हॉल की गहराई की तरफ चल पड़ा। चू लिन आगे बढ़ा और उसने ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी के कदमों को क्लोजली फॉलो किया। उस बूढ़े आदमी की चाल धीमी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान खतरे में हो। चू लिन शांति से माहौल के हिसाब से उसके पीछे पीछे चलता रहा। सामने वाले की चाल देखकर वो जरा भी इंपेशेंट नहीं हुआ। उसने अपना मुंह बंद रखा और एकदम चुप रहा। इसी स्पीड से वो स्टोन टैबलेट से भरे उस हॉल में 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलते रहे। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके सामने चल रहा वो बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया है। बूढ़े आदमी के रुकते ही छू लिन ने भी अपना सिर उठाया। उसके सामने एक लाइट कर्टन बैरियर बना हुआ था। उस लाइट कर्टन के अंदर 4 स्टोन टैबलेट्स शांति से खड़े थे। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने हल्के से अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों को उस लाइट कर्टन पर घुमाया। वो लाइट कर्टन कागज की तरह एक झटके में कट गया। स्पिरिट,
छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। बूढ़े आदमी की उंगलियों को घूरते हुए उसे स्पिरिचुअल पावर की एक लहर साफ महसूस हुई, लेकिन ये पावर उसकी अपनी पावर से अनगिनत गुना ज्यादा कंडेंस्ड थी। अगर चू लिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी उथले पानी के तालाब जैसी थी, तो वो अंधा बूढ़ा आदमी एक विशाल समंदर था। उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। क्या सिर्फ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस लेवल तक कल्टिवेट किया जा सकता है? चू लिन पहली बार किसी इतने स्ट्रांग स्पिरिट वाले इंसान से मिला था। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि चू लिन क्या सोच रहा है। वो उस कटी हुई जगह से बड़े आराम से अंदर चला गया। चू लिन भी तेजी से उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। लाइट कर्टन के अंदर की रोशनी थोड़ी मध्यम थी। वहां एक अजीब सा प्रेशर फैला हुआ था जिसने छू लिन को अंदर तक कंपा दिया। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और सीधे सामने देखा। 4 डार्क स्टील्स शांति से खड़े थे और वो इनकॉम्परेबल प्रेशर सच में उन्हीं स्टोन टैबलेट से बाहर आ रहा था। ये चारों स्टील्स उन सभी स्टील्स से बड़े थे जिन्हें चू लिन ने पहले कभी देखा था, और उन स्टील्स में होने वाली फ्लक्चुएशन बाकी किसी भी स्टील्स में नहीं थी। ये चारों टैबलेट्स एक एक तरह के सुपरनैचुरल मार्शल आर्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। मिशन जू को छोड़कर इन्हें वूमी पैलेस का सबसे पावरफुल मैजिक मार्शल आर्ट्स कहा जा सकता है। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। उसने अपनी खाली आंखों से स्टोन टैबलेट की दिशा में देखा और धीरे से कहा, इन चारों मैजिकल मार्शल आर्ट्स में से सिर्फ पहले टैबलेट वाले आर्ट्स को ही चारों ग्रेट मास्टर्स ने सीखा है। बाकी तीनों को अभी तक कोई भी सक्सेसफुली नहीं सीख पाया है। छू लिन का दिल हल्का सा धड़का। वूमी पैलेस टैलेंट से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोग ही पहले वाले को कल्टिवेट करने में सक्सीड हो पाए थे। क्या इन चारों मैजिक आर्ट्स के बीच कोई फर्क है? चू लिन ने अचानक पूछा। हाँ, थोड़ा फर्क तो है। पहले टैबलेट का मार्शल आर्ट्स सबसे आसान है, दूसरा थोड़ा मुश्किल है, और तीसरे और चौथे की स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी ही है। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने आह भरी। तीसरे टैबलेट का मार्शल आर्ट्स ये शिंगे ने सीख लिया था, लेकिन वो चौथे वाले को मास्टर नहीं कर पाया। ओह, चू लिन थोड़ा क्यूरियस हो गया। चौथे टैबलेट का मार्शल आर्ट्स इतना पावरफुल था कि सीनियर ये शिंगे भी उसे नहीं सीख पाए थे। हाँ, चौथे मार्शल आर्ट्स के लिए कंडीशंस बहुत हार्श हैं। ऐसा नहीं था कि ये शिंगे उसे सीख नहीं पाया। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने चू लिन को घूरा और कहा, उस मार्शल आर्ट्स के लिए एक वॉरियर के पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स पावर दोनों का होना बहुत जरूरी है। यहां तक कि उसकी फिजिकल क्वालिटी भी खराब नहीं होनी चाहिए। छू लिन का दिल जोर से धड़का। 3 डायमेंशनल एट्रीब्यूट बैलेंस, कहीं ये उसी की बात तो नहीं हो रही थी? तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। अगर तुम्हें ज्यादा लालच नहीं है तो तुम इनमें से कोई एक चुन लो। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने हल्की आवाज में कहा। ठीक है। वो स्टोन टैबलेट स्याही जैसा काला था और उस पर 4 कैरेक्टर्स साफ साफ उकेरे हुए थे। बिग ब्रेक, एम्प्टी पॉम। उससे एक स्ट्रांग और वायलेंट फीलिंग आ रही थी। ये मार्शल आर्ट्स पक्का एक टफ और फियर्स रास्ते वाला होगा। यही वो स्किल है जो मियाओ ही और बाकी लोगों ने सीखा है। छू लिन की आंखें हल्की सी चमकी और फिर वो आगे बढ़कर दूसरे स्टोन टैबलेट के पास चला गया। उस स्टील पर एक लॉन्ग सॉर्ड बनी हुई थी जिससे एक कोल्ड और ओवरकास्ट फीलिंग आ रही थी। वो घने कोहरे से घिरी हुई थी जिसने छू लिन की स्किन को एकदम ठंडा कर दिया। ईवल हार्ट मैजिक सोर्ड। वो चारों कैरेक्टर्स एक सिनिस्टर और अजीब सी महक से भरे हुए थे। ये बिग ब्रेक एम्प्टी पाम से एकदम अलग और बहुत ज्यादा इंसिडियस था। चू लिन वहां ज्यादा देर नहीं रुका और सीधे अगले स्टोन टैबलेट के पास चला गया। तीसरा स्टोन टैबलेट देखने में काफी सिंपल लग रहा था और वो पूरा ग्रे रंग का था। उस स्टील पर किसी मरे हुए इंसान की तरह बैठे हुए एक आदमी की शैडो बनी थी। उस डेड बॉडी के अंदर एक शानदार वाइटैलिटी भरी हुई थी जो सच में बहुत अजीब था। डेथ इज द बॉडी ऑफ द डेड। क्या ये शिंगे ने इसी की प्रैक्टिस की थी? छू लिन ने धीरे से अपने होंठ भींचे और हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। ये साफ था कि वो डेथ इज द बॉडी ऑफ द डेड असल में एक बॉडी रिफाइनिंग मैजिक पावर थी, लेकिन उसके मन में इसे लेकर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे। इसे ब्लड पीरियड वाले मार्शल आर्ट्स के उस फियर्स एब्जॉर्प्शन से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। हर तरह का सुपरनैचुरल मार्शल आर्ट्स उसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता था, इसलिए वो बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता था। हालांकि ये बड़े अफसोस की बात थी कि उसने इस स्टोन टैबलेट वाले स्किल को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके पास पहले से ही टाइटेनियम बॉडी मौजूद थी जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। लगातार चू लिन को घूर रहे उस ग्रे कपड़े पहने बूढ़े आदमी की पलकें झपकीं, लेकिन उसकी ग्रे आंखों में कोई भी हलचल नहीं थी। कदमों की आवाज गूंजी। आखिरी स्टोन टैबलेट की तरफ कदम बढ़ाने से पहले चू लिन ने एक गहरी सांस ली और फिर स्टोन टैबलेट पर लिखे उन अजीब शब्दों को देखने लगा। स्टोन टैबलेट के बिल्कुल बीच में खून से सनी एक काली आंख बनी थी जो सीधे सामने घूर रही थी। छू लिन ने उसे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी गर्दन के पीछे से ठंडा पसीना छूटने लगा। ये मैजिकल मार्शल आर्ट्स सच में बहुत अजीब था। हालांकि ये बहुत अजीब था, फिर भी छू लिन के लिए अपनी नजरें हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो उस काली आंख को घूरता रहा और अचानक वहां एक गहरी शांति छा गई। छू लिन की आंखें 10 मिनट से भी ज्यादा समय तक बिना झपके वहीं टिकी रहीं। यहां तक कि स्टोन टैबलेट पर बनी वो आंख भी हल्की सी हिली। छू लिन का सिर सुन पड़ गया। इससे पहले कि वो कोई और हरकत कर पाता, वो काली आंख अचानक चमक उठी और मिल्की वाइट रंग में बदल गई।
छू लिन हैरान रह गया। उसकी बॉडी में जीन एनर्जी अपने आप तेजी से दौड़ने लगी और उसके दिमाग में अनजाने में ही कुछ पिक्चर्स उभरने लगीं। पुराने समय में कैंडल ड्रैगन नाम का एक अजीब जानवर हुआ करता था। वो अपनी आंखें बंद करता था और खोलता था। ये वक्त की किसी ऐसी किरण की तरह था जो लोगों की जान ले लेती थी। जैसे जैसे वो पिक्चर्स तेजी से गुजरती गईं, चू लिन को धीरे धीरे इस मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ समझ आने लगा। इस मैजिक स्किल का नाम कैंडल एक्सटिंग्विशेस डीमन आई था। इसमें मौजूद कैंडल ड्रैगन का कैरेक्टर उसी अजीब जानवर कैंडल ड्रैगन से लिया गया था। हालांकि चू लिन को नहीं पता था कि क्या ये मैजिकल मार्शल आर्ट सच में उस कैंडल ड्रैगन के लेवल तक पहुंच सकता था, लेकिन इसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये मार्शल आर्ट पक्का इनकॉम्परेबली पावरफुल होगा। उन मैसेजेस से चू लिन को अभी तक कैंडल एक्सटिंग्विशेस डीमन आई का कल्टीवेशन मेथड तो नहीं मिला था, लेकिन इसकी कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट्स पक्का बहुत हाई होंगी। चू लिन काफी देर तक उस स्टोन टैबलेट के सामने खड़ा रहा और शांति से सोचता रहा। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और सीधा चू लिन को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि वो कौन सा मार्शल आर्ट्स चुनेगा। ये शांत माहौल 30 मिनट से भी ज्यादा समय तक बना रहा। फिर उस बूढ़े आदमी ने देखा कि चू लिन हल्के से पीछे हट गया। क्या तुमने हार मान ली? ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने भी आह भरी। वो थोड़ा निराश लग रहा था। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने हल्के से अपनी ग्रे आंखों को सहलाया। उसकी पतली हथेली हल्की सी कांप रही थी। थप। जब ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी थोड़ा निराश ही हो रहा था, तभी एक आवाज गूंजी और उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसी समय चू लिन चौथे स्टोन टैबलेट के सामने बैठ गया। मास्टर, मैं इस कैंडल टू किल डीमन आइज को चुनूंगा। चू लिन की आवाज उस बूढ़े आदमी के कानों में धीरे से पड़ी। वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर शांत रहा। फिर उसने एक भारी आवाज में कहा, इस मैजिक मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह हो जाएंगी। ये सुनकर चू लिन की बॉडी हल्की सी कांप गई। ऐसा लग रहा था कि ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने भी इस कैंडल टू किल डीमन आइज की प्रैक्टिस की थी और बदकिस्मती से वो फेल हो गया था। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ये मार्शल आर्ट्स एक बहुत बड़ा खेल है। तुम्हें यहां के खतरे का पता होना चाहिए। छू लिन ने एक गहरी सांस ली। वो ये बात समझता था। बूढ़े आदमी की उलझन भरी नजरों के सामने छू लिन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। छू लिन के पीछे खड़ा वो बूढ़ा आदमी चुपचाप ये सब देख रहा था और उसका झुर्रियों वाला चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने सच में कैंडल टू किल डीमन आइज की प्रैक्टिस की थी और कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से उसकी आंखें ऐसी भयानक हो गई थीं। इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। चू लिन का इस मार्शल आर्ट को चुनने का फैसला उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। उस साल ये शिंगे भी बहुत देर तक हिचकिचाया था और फिर उसने कैंडल टू किल डीमन आइज को छोड़कर डाई टू डाई द अंडरवर्ल्ड बॉडी को चुन लिया था। हालांकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं दिखता था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी दोनों के बीच का अंतर बहुत अच्छे से जानता था। डाई टू डाई द अंडरवर्ल्ड बॉडी को स्ट्रांग बनाता था और ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाता था, लेकिन कैंडल टू किल डीमन आइज लीथैलिटी को एक अल्टीमेट लेवल तक बढ़ा देता था। अटैक पावर के मामले में कैंडल टू किल डीमन आइज पहले वाले को पूरी तरह से कुचल देता था। तुम सक्सीड हो पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे खुद के चांस और एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर तुम सच में इतने बड़े जीनियस हो तो मैं कभी तुम्हें अपनी तरह इस भयानक हालत में पहुंचते हुए चुपचाप नहीं देखूंगा। उस बूढ़े आदमी ने छू लिन को घूरा और एक लंबी आह भरी। फिर ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर बैठ गया। वो देख सकता था कि चू लिन एकदम शांत बैठा था, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ लगातार फ्लक्चुएट हो रही थी और वो उन मिल्की वाइट आंखों में उलझी हुई थी। कितनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ये तो प्रोडक्ट लेवल में एंटर करने वाली है। उस बूढ़े आदमी ने बस हल्का सा चेक किया और चू लिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लेवल का पता लगा लिया। अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में पीछे रहे बिना ही उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का इस लेवल तक पहुंचना सच में कमाल था। हवा में एक गूंज उठी। जिस पल चू लिन की मेंटल पावर उन मिल्की वाइट आंखों में घुसी, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस सुन पड़ गई। उसे लगा जैसे आसमान और जमीन गोल गोल घूम रहे हों और सितारे अपनी जगह बदल रहे हों। जब तक उसे होश आया, उसने खुद को एक बंजर और बेजान जमीन पर खड़ा पाया। उस जमीन पर हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। एक नजर में उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान और जमीन एक ही लाइन में मिलते हुए लग रहे थे और डूबते सूरज की रोशनी बहुत मध्यम थी। पूरी जमीन पर मौत जैसी शांति छाई हुई थी, जैसे वो गलती से मौत के फील्ड में घुस आया हो। मौत की उस जमीन पर आसमान और जमीन के बीच खड़े होकर अंदर से एक गहरा अकेलापन महसूस हो रहा था। ये किसी की भी सोल को सुखा देने के लिए काफी था। हुश। छू लिन ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें तेजी से खुलीं। उसने अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखा और खुद को कमजोर महसूस ना करने के लिए जोर लगाया। वो जानता था कि ये स्टोन टैबलेट के अंदर सील किया गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड था। ये भी एक तरह की जंग थी जिसे तलवार और बंदूक के अटैक से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये उतनी ही भयानक और खौफनाक थी। अगर वो इस जंग में हार गया तो ये उसके अंदर एक गहरा घाव छोड़ जाएगा। बूम। छू लिन ने आगे कदम बढ़ाया और फिर पूरी जमीन जोर से कांपने लगी। जमीन और आसमान से मौत की एक डरावनी लहर नीचे आई। जमीन की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा काला साया साफ दिखाई देने लगा। छू लिन मजबूती से खड़ा रहा और जमीन को गौर से देखने लगा।
धूल और कोहरा आसमान में छा गया। फिर एक बहुत बड़ा साया बाहर निकला जिसने आसमान और सूरज दोनों को ढक लिया। छू लिन ने उस जानवर को देखा और एक गहरी सांस ली। वो विशाल जानवर एक लंबे ड्रैगन जैसा लग रहा था, लेकिन वो हजारों फीट लंबा था। उसके स्केल्स लोहे जितने सख्त थे और मौत का खौफ आसमान से लेकर जमीन तक फैल गया था। लेकिन सबसे भयानक चीज उसके लोहे जैसे स्केल्स या खौफनाक दांत नहीं थे, बल्कि उसकी कसकर बंद आंखें थीं। ना जाने क्यों उन आंखों को देखकर छू लिन को अंदर तक खौफ महसूस हो रहा था। कैंडल ड्रैगन? छू लिन को पक्का यकीन नहीं था। उसके सामने मौजूद ये विशाल जानवर पक्का वही मॉन्स्टर था जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। वो कैंडल ड्रैगन आसमान में था और उसके विशाल शरीर ने सब कुछ ढक लिया था। फिर उसका बड़ा सा सिर धीरे धीरे नीचे आया और उसने जमीन पर चींटी के बराबर लग रहे छू लिन को देखा। लेकिन जब कैंडल ड्रैगन की नजरें नीचे पड़ी तो छू लिन का दिल अचानक भारी हो गया। वो महसूस कर सकता था कि वो जहां खड़ा था वो जगह तेजी से मौत के सन्नाटे में बदल रही थी। कितनी भयानक डेथ चुई है। छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी नजरें उठाईं और सीधे उस मॉन्स्टर को देखने लगा। अगर वो इस वक्त पीछे हट गया तो जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता था। छू लिन की इस हिम्मत ने हवा में मौजूद कैंडल ड्रैगन को थोड़ा इम्पेशेंट कर दिया। फिर उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। हवा में एक भारी गूंज उठी। एनर्जी बेकाबू हो गई और स्पिरिट कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उस जगह से भाग रही हो। जब कैंडल ड्रैगन की आंखें खुली तो वहां सिर्फ मौत का एक ना खत्म होने वाला रंग था। उसके पूरी तरह खुलते ही हवा से एक मोटी ग्रे रोशनी सीधा नीचे गिरी। उस ग्रे रोशनी से ढकी हुई जमीन पूरी तरह से सूख और बंजर हो गई। जो घास पहले हरी भरी थी उसमें अब कोई जान नहीं बची थी। वो डेड एयर से भर गई और राख में बदल गई। हजारों मील नीचे तक सिर्फ एक मौत का सन्नाटा छा गया। छू लिन को उन पेड़ पौधों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो ग्रे नजरें सीधे उसी की तरफ आ रही थीं। छू लिन का दिल जोर से धड़क उठा और उसने बुदबुदाते हुए कहा, आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम कितने भयानक हो। छू लिन ने अपनी छाती तानकर अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखों में एक जिद और हिम्मत थी। फिर हवा से वो ग्रे रोशनी सीधे नीचे आ गिरी। एक ही पल में दर्द उसकी पूरी बॉडी में फैल गया। छू लिन की आंखों की रोशनी भी तुरंत गायब हो गई और उसके सामने मौजूद हर चीज पर घना अंधेरा छा गया। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी पुरानी झाड़ू पकड़े हुए था। उसकी बिना पुतली वाली आंखें हल्की सी झुक गईं, यहां तक कि उसकी सांसें भी बहुत धीमी हो गई थीं। वो सच में मरने की हालत में किसी कमजोर बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। एक हल्की सी गूंज उठी। आधे दिन तक चले उस सन्नाटे के बाद स्टोन टैबलेट के सामने बैठा छू लिन हल्का सा कांपने लगा और उस स्टोन टैबलेट पर बनी वो मिल्की व्हाइट आंख भी हल्की सी चमक उठी। जिस पल वो स्टोन टैबलेट चमका, उस बूढ़े आदमी ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी बॉडी हिली और उसकी मूवमेंट को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था। वो बहुत ही अजीब तरीके से सीधा छू लिन के सामने आकर खड़ा हो गया और छू लिन की आंखों में देखने लगा। इस समय छू लिन का चेहरा एक ग्रे डेड एयर से ढका हुआ था, जो लगातार घूमते हुए उसके माथे की तरफ घुसने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच छू लिन की भौहों के बिल्कुल बीच में एक हल्की ग्रे लाइन नजर आने लगी। वो लाइन हल्की सी कांप रही थी और छू लिन के मांस और खून से जुड़ रही थी। धीरे धीरे रेंगते हुए वो किसी छोटे कीड़े की तरह लग रही थी। क्या तुमने कैंडल ड्रैगन को देख लिया? उस बूढ़े आदमी की नजरें सिर्फ छू लिन के चेहरे पर टिकी थीं। उसका झुर्रियों वाला चेहरा एकदम तन गया था। वो अपनी सूखी उंगलियों को एक दूसरे से रगड़ रहा था। उसका मूड जो हमेशा एकदम शांत रहता था, उसमें आज एक हल्की सी फ्लक्चुएशन नजर आ रही थी। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी के टेंस इंतजार के बीच छू लिन के चेहरे पर मौजूद डेड ब्रेथ और भी गहरी होती जा रही थी। जब वो स्टिलनेस अपनी हद पार कर गई तो अचानक छू लिन की आंखों से खून की 2 लकीरें नीचे बहने लगीं। वो खूनी आंसुओं की तरह लग रही थीं, जो किसी को भी डरा सकती थीं। खट। हालांकि ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी दोनों आंखों से अंधा था, लेकिन उसने छू लिन के चेहरे पर आए बदलाव को साफ महसूस कर लिया था। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसके हाथ में पकड़ी झाड़ू का हैंडल अचानक टूट गया। चूंकि उसने भी इसी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो कैंडल किल डीमन आइज के फेल होने के अंजाम को बहुत अच्छे से जानता था। इस मैजिक वेपन की प्रैक्टिस में बहुत बड़े रिस्क थे। ऐसी भयानक एनर्जी किसी भी मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल की आंखों को आसानी से करोड़ कर सकती थी। एक बार आंखें करोड़ हो गईं तो इसका अंजाम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसी अभी उसकी खुद की हालत थी। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने हाथों को कसकर भींचा और फिर घबराहट में उन्हें छोड़ दिया। वो छू लिन को उस स्टोन टैबलेट स्पेस से बाहर निकालने को लेकर हिचकिचा रहा था। जब वो बूढ़ा आदमी हिचकिचा रहा था तब छू लिन के चेहरे की स्टिलनेस और भी ज्यादा विगरस हो गई। जहां डेड एयर इकट्ठा हुई थी वहां उसकी भौहों पर मौजूद ग्रे लाइन हल्की सी फैल गई, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से बहने वाले खून के आंसू और भी ज्यादा सीरियस हो गए थे। ये साफ था कि उसकी आंखें डेथ गैस से करोड़ हो चुकी थीं। सर। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी घबराहट भरे कदमों से तेजी से इधर उधर टहलने लगा। कुछ मिनटों तक घूरने के बाद वो अपने दांत पीसते हुए मुड़ा। उसकी सूखी उंगलियों ने अचानक छू लिन की भौहों के बीच मौजूद उस ग्रे लाइन पर इशारा किया।
अगर उस ग्रे लाइन को पंक्चर कर दिया जाता तो छू लिन तुरंत वापस रियलिटी में आ जाता। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी की स्पीड इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे उसकी उंगलियों ने स्पेस को ही चीर दिया हो। पलक झपकते ही उसकी उंगली छू लिन के माथे तक पहुंच गई। इससे पहले कि उसकी उंगलियां नीचे आतीं, चू लिन की कॉन्शियसनेस से एक लहर बाहर उठी और उसकी उंगली से जा टकराई। हवा में एक गूंज उठी। वो दोनों हल्के से टकराए और कोई भी लहर पैदा नहीं हुई। उस फ्लक्चुएशन ने बस ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी की उंगली को रोक दिया और फिर वो गायब हो गई। हालांकि वो लहर गायब हो गई थी, लेकिन बूढ़े आदमी की उंगलियां रुकने में हिचकिचा रही थीं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं रुकूं? ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी थोड़ा शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि चू लिन कैंडल किल डीमनाइज की प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं चाहता था। चू लिन की विल रेजिस्टेंस का सामना करने के बाद बूढ़े आदमी की झुर्रियां और भी गहरी हो गईं। काफी देर तक अपनी जगह पर खड़े रहने के बाद उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और आह भरी। वो इस मार्शल आर्ट के लिए चू लिन के इतने परसिस्टेंट एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। बस मुझे नहीं पता कि ये जिद चू लिन के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदायक। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हें उस स्टोन स्पेस से बाहर निकाल लूंगा। कितना जिद्दी लड़का है। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और फिर चू लिन की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए वापस उसके पास बैठ गया। लगातार ऑब्जर्व करने के दौरान वो बूढ़ा आदमी थोड़ा रिलीव्ड हुआ। हालांकि छू लिन की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन हालात और ज्यादा नहीं बिगड़े थे। इस बार उन्हें पूरे 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। इन 5 दिनों में छू लिन के उस स्पेस को छोड़ने का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी आंखों के कोनों से बहने वाले खून के आंसू सूखकर 2 ब्लड स्टेन्स में बदल गए थे, जो एक नजर में बहुत अजीब लग रहे थे। इन दिनों उसके चेहरे की डेड एयर को हैंडल करने के बाद वो और भी ज्यादा घनी हो गई थी। इस चीज ने छू लिन पर नजर रखने वाले उस बूढ़े आदमी को भी अजीब महसूस कराया। हालांकि वो ग्रे लाइन हमेशा स्टैग्नेंट स्पिरिट को इकट्ठा कर रही थी, लेकिन वो जरा भी अलग तरीके से नहीं फैली। बूढ़े आदमी के एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर चू लिन सक्सीड होने वाला था तो उस ग्रे लाइन को एक आईबॉल में बदल जाना चाहिए था। अगर चू लिन का कल्टिवेशन फेल हो गया तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद वो बूढ़ा आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि छू लिन अपने कल्टिवेशन में कहां तक पहुंच गया है। इस तरह के हालात ने उसे बेबस कर दिया था। आज 5वां दिन है और समय आ गया है। आज वूमी पैलेस डाबी है। क्या इस लड़के और उस मियाओ हे के बीच कोई फाइट होने वाली है? ये तो बस नई पीढ़ी की फाइटिंग स्पिरिट है। खैर छोड़ो, चू लिन के लिए अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी फाइट या ऐसी ही किसी चीज से। ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। नेचुरली वो नहीं चाहता था कि चू लिन किसी फाइट की वजह से अपनी जरूरी प्रैक्टिस को बीच में रोके। इसलिए वो कभी खुद से छू लिन को बाहर आने के लिए नहीं कहेगा। बज़। बूढ़े आदमी की बात खत्म होते ही स्टोन टैबलेट से एक गूंजने वाली आवाज आई। फिर स्टोन टैबलेट पर मौजूद उन मिल्की आंखों से अचानक एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी चू लिन की भौहों के बीच निशाना साधते हुए उस ग्रे लाइन से जुड़ गई। वो रोशनी चू लिन के माथे और स्टोन टैबलेट को जोड़ रही थी। इस कनेक्शन के नीचे चू लिन की भौहों पर मौजूद ग्रे लाइन धीरे धीरे रेंगने लगी। वो ग्रे लाइन अब और भी ज्यादा साफ दिखने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे खुलने वाली हो। उसमें से एक अनकंफर्टेबल ईविल और फियर स्पिरिट बाहर की तरफ फैल रही थी। अब आंखें खोलने का समय आ गया है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी उम्मीदों से भर गया और छू लिन के माथे को घूरने लगा। इतने ध्यान से देखने पर भी, हालांकि वो ग्रे लाइन मूव कर रही थी, लेकिन उसके खुलने का कोई साइन नहीं था। ऐसा क्यों है? ग्रे कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी ने त्योरियां चढ़ाईं और फुसफुसाया। वो बूढ़ा आदमी ये नोटिस नहीं कर पाया कि उस ग्रे लाइट के नीचे से एक लगभग ना दिखने वाली रोशनी गुजर गई थी। चू लिन और स्टोन टैबलेट को जोड़ने वाली वो लाइन धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। जब वो रोशनी गायब हुई तो छू लिन की बंद आंखें आखिरकार धीरे से खुल गईं। उसकी खुली आंखें एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट थीं। हालांकि आंखों के कोनों पर लगे खून के निशान अजीब लग रहे थे, लेकिन 5 दिन पहले वाले छू लिन और आज के छू लिन में कोई फर्क नहीं था। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान रह गया। उसने शांत बैठे छू लिन को देखा और उसे समझ नहीं आया कि बात कैसे शुरू करे। मेरे लिए इंतजार करने के लिए आपका शुक्रिया। छू लिन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने बूढ़े आदमी के सामने सिर झुकाया। कोई बात नहीं, चूंकि तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो गई है तो अब जाओ। आज वूमी पैलेस दाबी का दिन है, तुम्हें निकलना चाहिए। ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ और उसने चू लिन की तरफ अपना हाथ हिलाया। छू लिन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और जाने लगा। जैसे ही वो लाइट कर्टन से बाहर निकलने वाला था, ग्रे कपड़े पहने वो बूढ़ा आदमी एक बात जोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है या नहीं, लेकिन अगर तुम इस कैंडल किल डीमन आइज को इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे कम से कम इस्तेमाल करना। तुम इसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे तुम्हारी आंखों की रोशनी उतनी ही खराब होती जाएगी। चू लिन के कदम हल्के से रुके और फिर उसने हल्के से सिर हिलाते हुए अपनी भौहों पर मौजूद उस ग्रे लाइन को छुआ। जब वो कैंडल किल डीमन आइज की प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसने भी उन आंखों में मौजूद मौत की महक को नोटिस किया था।
लेकिन जीन पैनल की एडजस्टमेंट और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन के सप्रेशन के साथ ये चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। गाओ चिफेंग वो जगह थी जहां वूमी पैलेस का मेन हॉल मौजूद था, और ये वूमी पैलेस का सबसे बड़ा हॉल भी था। हर बार वूमी पैलेस दाबी यहीं आयोजित की जाती थी। दाबी चारों पैलेसेस द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक इवेंट था। इसका मकसद डिसाइपल्स के कल्टिवेशन को चेक करना और उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्हें गाइडेंस देना था। इसके अलावा हर दाबी में बेहतरीन स्टूडेंट्स को प्रमोट भी किया जाता था। इसलिए हालांकि दबी हर महीने होती थी, फिर भी हर बार माहौल बहुत लाइवली होता था। सिर्फ इसी दिन रजिस्टर्ड डिसाइपल्स मेन हॉल में एंटर कर सकते थे।